300 आर्ट चैलेंज में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें हम आज के पार्ट में देख रहे हैं इकोलॉजी का पार्ट। ठीक है, इकोलॉजी में हम जो 100 क्वेश्चन है उसको डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है IUCN कैटेगरी ऑफ गोल्डन कैट्स। गोल्डन कैट्स की अगर बात करें तो किस कैटेगरी में आता है? सबसे पहले IUCN की बात करते हैं। तो IUCN अपन देखते हैं कि IUCN जो हमारा था वो किसमें हमें दिखाई देता है? 1948 में ये आया था और उन्होंने एक रेड डाटा बुक लिस्ट तैयार की थी, उसमें अलग अलग कैटेगरीज बनाई थी। तो उस कैटेगरीज में आती है हमारी क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट, वनरेबल और एंटी नियर थ्रेटेंड। तो अगर आगे हम बात करें तो जो इसमें हम बात कर रहे हैं, अगर गोल्डन कैट की बात करें तो गोल्डन कैट जो हमारा आता है वो पहले नियर थ्रेटेंड में था, अब आज के टाइम पर वो वल्नरेबल में आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा IUCN कैटेगरी ऑफ ग्रिजल्ड जियांट स्क्विरल। तो ग्रिजल्ड जियांट स्क्विरल है वो अभी भी हमारी नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में आती है, नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में आती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नीलगिरी तार। नीलगिरी जो रीजन है हमारा तमिलनाडु वाले पार्ट में, वहां पर हम देखते हैं जो नीलगिरी तार पाया जाता है वो IUCN स्टेटस ऑफ क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ठीक है, तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड की बात करें तो ये जो है हमारा, तो ये हमारा जो किस में आता है? क्रिटिकली नहीं है, सिर्फ एंडेंजर्ड में आता है। ठीक, उसके अलावा दे लिव इन हाई एलिवेशन एंड ओपन टेरेन। तो हम ये देखते हैं कि नीलगिरी जो हमारी पहाड़ियां हैं वहां पर नॉर्मली हमें एलिवेशन जो है वो कैसा दिखाई देता है? ठीक, एलिवेशन दिखाई देता है और ओपन टेरेन होता है। इसलिए हम ये क्या देखते हैं कि इसका जो हमारा पहला जो है वो एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं है, इसलिए ये तो हमारा जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाता है, जबकि हम जो दूसरा देखें वो सही हो जाता है। इसके हिसाब से जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो कौन सा होगा? हमारा टू ओनली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन। ठीक, नेक्स्ट की बात करें IUCN स्टेटस ऑफ पिग्मी हॉक। पिग्मी हॉक एक पिग की तरह दिखने वाला, ठीक है, एक स्पीसीज है। अगर उसकी बात करें तो यहां पर हम देख रहे हैं पिग्मी हॉक। पिग्मी हॉक में हम देखते हैं क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, एंडेंजर्ड और थ्रेटेन। तो ये हमारा आता है नॉर्मली क्रिटिकली एंडेंजर्ड में, क्रिटिकली एंडेंजर्ड में ये स्पीसीज आती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें ग्रेटर वन हॉर्न राइनोस हैबिटेट। ठीक है, ग्रेटर वन राइनोस हैबिटेट के बारे में पूछा है तो ये कहां कहां पर मिलता है? तो हम अगर यहां पर देखें तो राइवरीन ग्रासलैंड में भी ये मिलता है और दूसरा एलुवियल ग्रासलैंड में मिलता है। तो इसका आंसर होगा बोथ A एंड B। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है IUCN स्टेटस ऑफ ऑलिव रिडली इज। ऑलिव रिडली, तो ऑलिव रिडली के बारे में नॉर्मली हमें क्या ज्यादा डाटा नहीं मिलता है। जिन स्पीसीज का ज्यादा डाटा नहीं मिलता है उसमें हमने जो लिस्ट बनाई है वो है हमारी डाटा डेफिशिएंट की। ठीक है, तो ये जो इसका स्टेटस है IUCN में वो है डाटा डेफिशिएंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो हमारा है, ठीक है, अभी हमने देखा था पिग्मी हॉक के बारे में, पिग्मी हॉक के बारे में। अब यहां पर उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है दिस स्पीसीज कंस्ट्रक्ट द नेस्ट थ्रू आउट द ईयर। बहुत ही कम मैमल्स हैं जो क्या बनाते हैं? क्या हो गया, रुक गया आपने? नहीं आप समझे ना, मुझे परसेंटेज देखना है बैटरी में। तो फिर अब बीच में कट कर जाएगा। ठीक ठीक, तो फिर से ये वाला क्वेश्चन जो है मैं वापस से चालू कर देता हूं। ठीक है, नेक्स्ट अपन क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो वापस से किस पर है? पिग्मी हॉक पर। अभी हमने पिग्मी हॉक की बात की थी। ठीक है, तो पिग्मी हॉक पर क्वेश्चन जो है हमारा वो है, ठीक है, उसमें अपने को स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पिग्मी हॉक द स्पीसीज कंस्ट्रक्ट अ नेस्ट थ्रू आउट द ईयर। बहुत कम मैमल्स हैं जो नेस्ट बनाते हैं, घोंसला बनाते हैं, उसके इवन ओवर अपन देखते हैं फ्लोर भी बनाते हैं। तो उसमें से ही एक हमारा आता है पिग्मी हॉक। तो उसमें से अगर हम बात करें तो ये जो स्टेटमेंट है वो बहुत सही है कि वो अपना जो है जो घोंसला है, जो नेस्ट है, वो खुद बनाता है। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है नाउ इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली अ सिंगल रिमेनेंट पॉपुलेशन इन मानस वाइल्ड लाइफ। बिल्कुल सही है, मानस वाइल्ड लाइफ में, असम में, ठीक है, ये है। उसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट आता है थर्ड स्टेटमेंट, हंटिंग इज थ्रेट टू दी रिमेनेंट पॉपुलेशंस। तो यहां पर दिया हुआ हंटिंग की बात करें तो यहाँ की जो ट्राइब्स हैं वो हंटिंग करती हैं। इसके अगर इस बेसिस में देखें तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा। अब इसमें पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से हैं, तो हमारे 1 और 2 स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो A 1 एंड 2 ओनली है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दी नाम दफा फ्लाइंग स्क्वेरल। ठीक है, नाम दफा फ्लाइंग स्क्वेरल, तो इसकी बात करते हैं। तो नाम दफा जो हमारा टाइगर रिजर्व है वो अरुणाचल प्रदेश में है, और नाम दफा के एरिया के रीजन में इसका जो स्क्वेरल है वो वहां पर मिलती है, एक उड़ती हुई गिलहरी है। ठीक है, उसकी हम बात करते हैं तो ये अरुणाचल प्रदेश, यहां पर ये स्टेटमेंट सही है। अब इसमें सेकेंड स्टेटमेंट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है इट इज हंटेड फॉर मेडिसिन नॉट फॉर फूड। यहां पर ये स्टेटमेंट जो है वो थोड़ा सा गलत हो जाता है, मेडिसिन के बेसिस पे नहीं, इसे फूड में भी यूज किया जाता है, इसलिए ये जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा। तो एक अगर हम बात करें, करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो इस स्टेटमेंट का जो आंसर होगा वो ए होगा, वन ओनली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट दी सुमात्रन राइनोसॉरस। सुमात्रन जो हमारा सुमात्रा, अगर उसके बेसिस में ही ये क्वेश्चन है, अगर हम उसकी बात करें, ठीक है, थोड़ा सा पीछे आते हैं, सुमात्रन राइनोसॉरस की बात करें, सुमात्रा राइनोसॉरस में बात करें तो इट इज द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट एंडेंजर्ड। ठीक है, यहां पर भी अगर देख लेते हैं, सुमात्रा गेंडे की बात चल रही है। ठीक है, तो यहां पर लिखा हुआ है इट इज द स्मॉलेस्ट मोस्ट एंडेंजर्ड दी 5 राइनोसोरस स्पीसीज। तो ये आंसर जो है वो बिल्कुल सही है, ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इट इज नाउ थॉट टू बी रीजनली एक्सटिंक्ट इन इंडिया। ठीक है, ये बिल्कुल सही है कि ये रीजनली एक्सटिंक्ट हो चुका है इंडिया में थ्रू आउट दी वन ऑकर्ड इन द 4th हिल्स ऑफ द हिमालयस। तो एक बार ये हिमालयस पर दिखा दिया था, अब उसके बाद से ये बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो चुका है। उसकी बात हम बात करें, दी जवान राइनोसॉरस इज आल्सो बिलीव्ड टू दी एक्सटिंक्ट इन इंडिया एंड ओनली अ स्मॉलर नंबर ऑफ सर्वाइव इन जावा एंड वियतनाम। तो ये भी जो स्टेटमेंट है, तीनों ही स्टेटमेंट सही है, इसके हिसाब से इसका जो आंसर होगा ऑल ऑफ देम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गंगेज रिवर डॉल्फिन। हम बहुत अच्छे से जानते हैं इसके बारे में, गंगेज जो डॉल्फिन है, ठीक है, गंगा में जो पाई जाती है डॉल्फिन, उसकी बात करें तो पहला स्टेटमेंट जो यहाँ पर दिया हुआ है वो स्टेटमेंट है इट लिव्स इन गंगाज एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। गंगा और ब्रह्मपुत्र जो रिवर्स हैं उसके अगर हम नॉर्मली बात करें, ईस्टर्न एरिया है, वहां पर ये डॉल्फिन बहुत ज्यादा पाई जाती है। उसके बाद अगर हम देखें तो दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है द गंगेज रिवर डॉल्फिन हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज इट्स नेशनल एक्वेटिक एनिमल। ठीक है, तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो डॉल्फिन है उसे नेशनल एक्वेटिक एनिमल रिकॉग्नाइज्ड किया गया है गवर्नमेंट द्वारा। तो पहला और दूसरा ऑप्शन, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट ही सही है। तो अगर हम देखें यहाँ पर जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है बोथ ऑफ देम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ठीक है, हिमालयन क्वेल के बारे में बात करते हैं, हिमालयन बटेर के बारे में बात करते हैं। हिमालयन बटेर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो हिमालयन बटेर की जो हम बात कर रहे हैं इट इज प्री अज्यूम टू बी एक्सटिंक्ट। ठीक है, मेनली ये मान लिया गया है एक्सटिंक्ट हो चुका है, हालांकि इसे जो IUCN के स्टेटस में है उसे रखा जाता है, वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड में है, लेकिन ये मान लिया गया कि लगभग ये समाप्त हो चुके हैं। ठीक है, खत्म हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं। ठीक है, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इज इन वेस्टर्न हिमालयस। ठीक है, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो वेस्टर्न हिमालयस में दिखाई देता है, पश्चिम हिमालय। तो नॉर्मली ये जो हमारी हिमालयन क्वेल है वो उत्तराखंड वाले रीजन में दिखाई देती थी। तो ये भी जो दोनों स्टेटमेंट है वो दोनों ही क्या है, करेक्ट है। इसके हिसाब से जो आंसर हो जाएगा बोथ ऑफ देम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पिंक हेडेड डक। ठीक है, पिंक हेडेड डक की बात करते हैं। पिंक हेडेड डक, ठीक है, मेल्स हैव अ डीप पिंक हेड एंड नेक फ्रॉम विच द बर्ड derives its name। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि इनका जो हेड है, जो नेक तक होता है, वहां तक इनका ये जो पार्ट है वो पिंक होता है, इसलिए जो ऑप्शन है, ये जो स्टेटमेंट है वो सही है। जो हम दूसरे स्टेटमेंट की ओर अगर जाएं, मैक्सिमम रिकॉर्ड्स आर फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ठीक है ना, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया रीजन में यह पाया जाता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है और इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साइबेरियन क्रेन के बारे में। साइबेरियन क्रेन, हम साइबेरियन क्रेन के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। साइबेरियन क्रेन जो कि पर्टिकुलरली राजस्थान वाले रीजन में बहुत ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, इस पे स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट अगर पहला जो हमें मिलता है वो मिलता है हमारा जो साइबेरियन सारस जिसे बोला जाता है। नॉर्मली साइबेरियन क्रेन यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, सारस पक्षी की हम कई बार बात सुनते हैं, वहां पर ये वर्ड आता है। इसका हैबिटेट वेटलैंड एरियाज में पाया जाता है, बिल्कुल सही। ठीक है, ये वेटलैंड एरियाज में ज्यादा पाए जाते हैं, इनका हैबिटेट मिलता है। दूसरा, लोकेटेड डिस्ट्रीब्यूशन, केवलादेव नेशनल पार्क इन राजस्थान। केवलादेव नेशनल पार्क नॉर्मली साइबेरियन क्रेन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, तो इसके हिसाब से दोनों ही स्टेटमेंट सही है, इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर इस
क्वेश्चन को देखें तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बर्ड्स माइग्रेशन। ठीक है, माइग्रेशन को, जो माइग्रेशन होता है बर्ड्स का, ठीक है, उसको लेकर स्टेटमेंट हम देखते हैं। तो पहला जो स्टेटमेंट है, माइग्रेशन रिफर्स टू दी रेगुलर, रिकरेंट, साइक्लिकल, सीजनल मूवमेंट ऑफ बर्ड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इट इज करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, जो हमारा ये माइग्रेशन होता है वो क्या होता है, रेगुलर होता है। ठीक है, हर साल एक पर्टिकुलर टाइम पर क्या होते हैं, जो हमारे बर्ड्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं। ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरे स्टेटमेंट में आते हैं, द डिस्टेंस ऑफ माइग्रेशन रेंज फ्रॉम अ शॉर्ट डिस्टेंस टू थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी बहुत सही है। कई बार जो बर्ड्स हैं वो बहुत शॉर्ट डिस्टेंस में भी ट्रेवल करते हैं और कई बार बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज में भी जाते हैं। बहुत सारी बर्ड्स जो हैं वो ठीक है, चाइना वाले रीजन से भी, इवन इंडिया में भी आती हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है वो हमारा सही है। बट एट द एंड ऑफ पीरियड बर्ड्स विल बी इवेंचुअली रिटर्न टू दी ओरिजिनल प्लेस। ये भी सही है कि वापस से ये जो बर्ड्स हैं वो अपने ओरिजिनल प्लेस पर वापस से आ जाती हैं। एक पर्टिकुलर सीजन खत्म होने के बाद वो वापस से उस जगह पर आ जाती है। तो ऐसे में जो हमारे पहला, दूसरा और तीसरा तीनों स्टेटमेंट सही है। इसके आसाम से हम देखें तो इसका आंसर डी, ऑल ऑफ देम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द following are not the direct cause of the extinction of species by human intervention। ठीक है, इसमें से क्या एक ऐसा है जो प्रजातियों के विलुप्त होने का प्रत्यक्ष कारण नहीं है, मानव में प्रत्यक्ष कारण नहीं है विलुप्त होने का, मानव द्वारा ऐसे किस प्रकार के कोई कार्य नहीं किए जाते। तो पहला इसमें आता है कलेक्शन, संग्रह करना। ठीक है, संग्रह की बात करें तो कलेक्शन ह्यूमंस करते हैं कई बार स्पीसीज का, उसकी वजह से ये दिक्कत होती है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट कॉज है। उसके अलावा हम देखें तो इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेसिव स्पीसीज। इन्वेसिव स्पीसीज की हम बात करें तो ये ऐसी स्पीसीज है जो नॉर्मली अपनी नेटिव स्पीसीज, जो जहां पर ये जा रहे होते हैं, जिस प्लेस पर जा रहे होते हैं, उसके साथ इनका रिलेशन अच्छा नहीं होता। ठीक है, तो ये नॉर्मली ये कारण नहीं हो सकता। ठीक है, डायरेक्ट कॉज में अपन देखते हैं कलेक्शन हमें दिखाई देता है, और दूसरा हंटिंग। हंटिंग हम बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, जो स्पीसीज के समाप्त होने के कारण बन सकते हैं। ठीक है, तो ये जो दोनों हैं ये डायरेक्ट हैं, और ये वाला हमारा जो पार्ट है ये डायरेक्ट नहीं है। ऐसे में हम क्या देखते हैं कि हमसे पूछा गया है नॉट दी डायरेक्ट कॉज ऑफ द एक्सटिंक्शन। तो इसमें जो हम आंसर देखेंगे वो क्या है, ओनली 2। ठीक है, 2 ओनली। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रिवेंटिव स्टडीज फॉर मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। तो जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है उसके लिए अपन क्या देख रहे हैं, प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज देख रहे हैं। ठीक है, निवारक रणनीतियां देख रहे हैं। उस पे पहला आता है अल्टरनेटिव हाई कॉस्ट लाइव स्टॉक हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस। हमें कुछ इस प्रकार के वैकल्पिक क्या बनाने पड़ेंगे। ठीक है, एक प्रकार के अभ्यास करने पड़ेंगे जिसके बीच में क्या हो, तो ऐसे में उच्च लागत बहुत ज्यादा आती है। ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। दूसरा आता है वॉलंटरी ह्यूमन पॉपुलेशन रीसेटलमेंट। तो पर्टिकुलरली किसी स्पीसीज के बने रहने के लिए ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार जो है मानव को ही क्या होना पड़ता है, पुनर्वास करना पड़ता है। तीसरा आता है वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये जो पहला और दूसरा स्टेटमेंट दोनों ही सही है। तीसरा स्टेटमेंट है वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम दैट रेस्ट्रिक्ट वाइल्ड लाइफ एक्सेस टू रिफ्यूज। सिंपल सी बात है, आज के टाइम पर इतना ज्यादा वेस्ट होता जा रहा है जिससे कई बार स्पीसीज को दिक्कत हो रही है। तो ऐसे में इनका सिस्टम, इनका मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए ये तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। ऐसे में अगर देखें तो जो हमारा ऑप्शन है इसमें पूछा जा रहा है कि कौन से करेक्ट हैं, तो ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दी पैरासाइट्स। पैरासाइट्स हम बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, ऐसे स्पीसीज, ऐसे या पर्टिकुलरली माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं जो कि दूसरे स्पीसीज पर डिपेंडेंट रहते हैं। तो उसमें से अपन देखते हैं कि क्या होता है। पहला अपन स्टेटमेंट देख रहे हैं, दीज प्लांट्स डू नॉट ड्रॉ मॉइस्चर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम दी सॉइल। तो ये डायरेक्टली किसी प्रकार के न्यूट्रिशन नहीं लेते हैं। ठीक, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। ठीक, दूसरा स्टेटमेंट अपन देखते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, दे ग्रो ऑन सम लिविंग प्लांट, दे ग्रो ऑन सम लिविंग प्लांट called host and penetrate their sucking roots called haustoria into the host plant। बिल्कुल होस्ट प्लांट पर ये चिपके होते हैं और उसके द्वारा ये क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, न्यूट्रिशन इन्हें मिलता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट। तो हम क्या देखते हैं, सी बोथ 1 and 2। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, एक्सट्रीमली हाई इंटेंसिटी
रिजल्ट्स इन, ठीक है, यहाँ पर प्लांट्स को लेकर बात हो रही है, स्पीसीज को लेकर बात हो रही है, तो कई अगर उच्च तीव्रता आ जाती है तो उसमें ऐसा क्या होता है, तो पहला होता है क्या, अगर हम देखते हैं प्लांट्स को लेकर तो इसमें इंक्रीज ट्रांसपीरेशन, बिल्कुल सही है, जो ट्रांसपीरेशन होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। उसके अलावा बात करें जो सेकेंड स्टेटमेंट दिया हुआ है वो शॉर्ट स्टेम, ठीक, बिल्कुल ये दोनों ही जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है। उसके बाद बात करें लार्जर थिनर लीव्स, नहीं, ठीक है, लार्जर थिनर लीव्स नहीं होती हैं, तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है वो गलत है, तो पहला और दूसरा ही इसका जो पॉइंट है, स्टेटमेंट है, वो वर्ड सही है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है ए 1 एंड 2 ओनली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इफेक्ट ऑफ फ्रोस्ट ऑन प्लांट्स, मतलब अगर किसी प्रकार से जो हमारे प्लांट्स हैं वो जम जाते हैं तो उसमें क्या चीजें आती हैं, तो पहला, एज अ रिजल्ट ऑफ फ्रोस्ट वाटर इन द इंटरसेल्युलर स्पेसेस ऑफ द प्लांट्स गेट्स फ्रोजन इनटू आइस। तो नॉर्मली हम जानते हैं कि जो प्लांट्स हैं उसकी जो सेल्स हैं, सेल्स में भी वाटर पाया जाता है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है, तो फ्रोजन की वजह से वो पूरा जम जाता है फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द सेल्स, ठीक है, साइटोप्लाज्म जम जाता है, फ्रोज हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो अपन स्टेटमेंट देखते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट है, ठीक है, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। दिस रिजल्ट्स इन द डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट्स एंड डिहाइड्रेशन ऑफ सेल्स, नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। यहां पर हम देख रहे हैं कि जो फ्रोस्ट होता है, जब प्लांट्स फ्रोस्ट होता है तो उस टाइम पर हम क्या देखते हैं कि किसी प्रकार के कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट्स और डिहाइड्रेशन से इसका लेना देना नहीं होता है, तो जो हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत है। तो इसका जो आंसर होगा, अगर हम करेक्ट की बात करें तो ओनली 1, ठीक है, इसका ऑप्शन जो होगा वो ए आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन प्लांट्स, ठीक है। इसमें पहला स्टेटमेंट देखते हैं, क्या स्टेटमेंट कहता है, एक्सेसिव हाई टेम्परेचर रिजल्ट्स इन द डेथ ऑफ प्लांट ड्यू टू कोगुलेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स, बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट, क्योंकि बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ऐसे में जो हमारे प्रोटोप्लाज्मिक प्रोटीन होते हैं उनका कोगुलेशन होने लग जाता है, ठीक। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, इट डिस्टर्ब द बैलेंस बिटवीन respiration and photosynthesis thereby cause depletion of food resulting in greater susceptibility to fungal and bacterial attack। बिल्कुल जो बैलेंस होता है, नॉर्मली अगर टेम्परेचर बढ़ता है हम देखते हैं कि जो प्लांट्स है वो भी कोल्ड ब्लडेड, ठीक है, कोल्ड ब्लडेड ही होते हैं, कोल्ड ब्लडेड स्पीसीज में ही आते हैं, तो ऐसे में ये दोनों ही इफेक्ट टेम्परेचर पर पड़ेंगे अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। तो ऐसे में ये जो दोनों स्टेटमेंट है वो करेक्ट हैं, और हमसे जो पूछा गया स्टेटमेंट आ रहे हैं इनकरेक्ट, ठीक है। तो हमसे पूछा गया कौन से इनकरेक्ट है, जब दोनों ही करेक्ट है तो यहां पर जो ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा, नाइदर ऑफ देम, ठीक है, नाइदर ऑफ देम आर इनकरेक्ट, दोनों ही क्योंकि करेक्ट है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉजेस फॉर डाई बैक ऑफ प्लांट्स, जो पौधों के मरने के कारण हम देखते हैं उसमें स्टेटमेंट में देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है हमारा, डेंस ओवरहेड कैनोपी एंड इनएडिक्वेट लाइट, ठीक है। तो नॉर्मली अगर लाइट जो है वो सही तरीके से नहीं मिलेगी तो ऐसे में क्या होगा, ठीक है, आराम से वो डाई बैक ऑफ प्लांट्स के कॉजेज में हम इसे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं डेंस, ठीक है, जो दूसरा स्टेटमेंट है वो कहता है डेंस वीक ग्रोथ, बिल्कुल वीकली अगर उनकी ग्रोथ होती है तो धीरे धीरे वो समाप्त होने लगेंगे, खत्म होने लग जाएंगे, तो ये भी सही है। थर्ड आता है डिकम्पोज्ड लीफ लिटर ऑन द सरफेस, ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, जो लीव्स हैं, जो हमारी सड़ी हुई पत्तियां हैं, उसे अगर कूड़े के रूप में से डाल देते हैं तो ये तो उसे फायदा ही पहुंचाएगी, तो इससे नुकसान नहीं होगा, तो ये जो हमारा पॉइंट है वो तो गलत है। और चौथा आता है ड्रॉट, ठीक है, तो ड्रॉट की बात करें तो बिल्कुल ड्रॉट से जो होगा पौधे वो मरने लग जाएंगे, तो इसका एक कारण हो सकता है। तो ऐसे में हम क्या देखते हैं, पहला, दूसरा और चौथा, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ जो है इसके आंसर सही है, ठीक है। तो हमारा 1, 2 एंड 4 ओनली, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा, बी आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टाइप्स ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ठीक है। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की अगर हम बात करें, इंसेक्टिवोरस मतलब वही जो इंसेक्ट्स को खाते हैं, कीट भक्षी जिन्हें बोला जाता है, ठीक है, उनके बारे में देखते हैं, जैसे हमने पिचर वगैरह के बारे में सुना होगा, ठीक है। इसमें पहला स्टेटमेंट देखते हैं, द एक्टिव वंस कैन क्लोज देयर लीफ ट्रैप्स द मोमेंट इंसेक्ट लैंड ऑन देम, ठीक है, बिल्कुल जब इंसेक्ट्स इन पर चिपकते हैं, जो इनकी लीव्स होती हैं वो किस प्रकार से बंद हो जाती हैं, तो बिल्कुल यही होता है कि वो एक्टिव होते हैं और जैसे ही इंसेक्ट्स उन पर चिपकते हैं वैसे ही वो बंद हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। नॉर्मली सेकंड, तो ये पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, द पैसिव प्लांट्स हैव पिचर लाइक स्ट्रक्चर इनटू व्हिच इज इंसेक्ट स्लिप्स एंड फॉल्स टू डाइजेस्टिव
डाइजेस्टेड इवेंचुअली, ठीक है। अगर हमने पहली बात की कि जो इनकी लीव्स होती हैं वो पर्टिकुलरली 2 लीव्स होती है, उनके बीच में बहुत चिपचिपा पदार्थ होता है। जैसे इंसेक्ट्स में आते हैं तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो पिचर होता है। पिचर नॉर्मली क्या होता है, फोल्डेड लीव्स को बोलते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो अगर इस दोनों स्टेटमेंट हमसे पूछा गया है करेक्ट कौन से हैं, तो बोथ 1 and 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इफेक्ट्स ऑफ इन्वेजन। इन्वेजन की बात करें, ठीक है, किसी प्रकार के आक्रमण होते हैं तो हैबिटेट में जब स्पीसीज में किसी प्रकार के इन्वेजन होते हैं तो हम उसे कैसे देखते हैं, डिक्लाइन द नेटिव स्पीसीज, डिक्लाइन द नेटिव स्पीसीज, हैबिटेट लॉस, ठीक है। बिल्कुल जब इन्वेजन होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, हैबिटेट लॉस होता है, ठीक है। जो नेटिव स्पीसीज हमने बात की थी ना कि इन्वेजिव स्पीसीज जो होती हैं वो नेटिव स्पीसीज को क्या करती है, कम करती जाती है, उनके साथ उनका रिलेशन बहुत बेटर नहीं होता है, ठीक है। तो पहले वही डिक्लाइन द नेटिव स्पीसीज। दूसरा हमने देखा सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो हैबिटेट लॉस, बिल्कुल हैबिटेट लॉस होता है। फिर उसके बाद अपन देखते हैं इंट्रोड्यूस दी पैथोजेंस टू रिड्यूस क्रॉप एंड स्टॉक यूज, ठीक है। बिल्कुल इन पर भी क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये जो तीनों ही स्टेटमेंट हैं वो बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ देम, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डेसिडस फॉरेस्ट, पतझड़, ठीक है। पर्णपाती वन की यहां पर बात की जा रही है, ठीक है। पर्णपाती वन पर अगर हम देखें तो पहला इस पे जो स्टेटमेंट है वो है दे लूज ऑल देयर लीव्स फॉर पार्ट ऑफ द ईयर। यहां पर सिंपल सी बात है, हम ये देखते हैं कि वो एक बार क्या करते हैं, ठीक, एक बार ईयर में अपना जो लीव्स हैं उसे लूज कर देते हैं, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है इन कोल्ड क्लाइमेट्स दीज हैपन ड्यूरिंग दी ऑटम सो दैट द ट्रीज आर बेयर थ्रू आउट द इंटर। हमने ऑटम फॉल सुना होगा तो नॉर्मली बिल्कुल ठीक है। ये जो पहला स्टेटमेंट है और ये जो दोनों स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तीसरे स्टेटमेंट में हम आते हैं इन अ हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट्स deciduous trees are usually, ठीक है, in hot and dry climate deciduous trees are usually lose their leaves during the dry season। बिल्कुल समर सीजन में तो आराम से आपने देखा होगा कि जो हमारे deciduous फॉरेस्ट हैं, ठीक है, अगर एमपी की भी बात करें, एमपी में और पर्टिकुलरली अगर इंडिया के बहुत बड़े पार्ट में deciduous फॉरेस्ट, deciduous ट्रीज पाए जाते हैं तो ये बिल्कुल अपने एक पर्टिकुलर समर सीजन के टाइम पर, ड्राई सीजन के टाइम पर ये अपने जो लीव्स है उसे लूज कर देते हैं। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों ही स्टेटमेंट हमारे सही है, ऑल ऑफ देम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एनुअल रिंग्स ऑफ ट्रंक्स ऑफ द ट्रीज, ठीक है। एनुअल रिंग्स आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, अगर आप पर्टिकुलरली क्रॉस सेक्शन पार्ट प्लांट का देखो तो उसके अंदर आपको इस प्रकार से आपको क्या मिलेंगे, रिंग्स मिलेंगी, ठीक है। जैसे जैसे पौधा जो है, जैसे जैसे प्लांट बढ़ता जाता है वो और ज्यादा मोटा होता जाता है, जो मोटा होता जाता है तो उसमें रिंग्स बढ़ती जाती हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं किस प्रकार से ये हमें दिखाई देता है, ठीक है। तो पहला इसमें स्टेटमेंट है इनसाइड द ट्रंक अ ट्री देयर आर सेवरल ग्रोथ रिंग्स, बिल्कुल सही है, बहुत सारी रिंग्स इसमें पाई जाती हैं, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उसके बाद अब देखें ईच ईयर ऑफ द ट्रीज लाइफ अ न्यू रिंग इज एडेड सो दैट इट इज रेफर्ड टू एज द एनुअल रिंग्स, ठीक है, बिल्कुल सही है। हर साल क्या होता है, पौधा, ठीक है, प्लांट है वो मोटा होता जाता है तो ये उसकी रिंग्स बढ़ती जाती हैं, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात करें इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ठीक है, एंड अ पैलियोक्लाइमेटोलॉजी, ठीक है। तो बिल्कुल सही है कि इनकी जो रिंग्स है उसी के बेसिस में क्या किया जाता है, इनकी एज पता की जाती है, ठीक है। तो तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ देम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रूट्स के बारे में, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टाइप्स ऑफ रूट्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है। यहां पर हम बात करें, ठीक, टाइप्स ऑफ रूट्स ऑफ प्लांट की अगर हम बात करें, ठीक है, होल्ड ऑन, ठीक, चलिए, ओके, रिगार्डिंग द टाइप्स ऑफ रूट ऑफ प्लांट्स, तो यहां पर पहला स्टेटमेंट आता है Hostorial roots are the roots of parasitic plants that can absorb water and nutrients from the another plant। बिल्कुल सही है। ये जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं, आपने देखा होगा बेल वाले जो पौधे होते हैं उसमें इस प्रकार से जो प्लांट्स में होते हैं तो इस प्रकार से उनमें क्या निकली रहती है, रूट्स निकली रहती है। बिल्कुल ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। होस्ट प्लांट से ये क्या करते हैं, अपने न्यूट्रिशन को प्राप्त करते हैं। दूसरा आता है स्टोरेज रूट्स आर मॉडिफाइड रूट्स फॉर स्टोरेज ऑफ फूड और वाटर सच एज कैरेट्स एंड बीट। बिल्कुल हम जो हमारी जो कैरेट्स होती हैं, बीट्स होती हैं, वो नॉर्मली क्या होती है, रूट्स ही होती हैं और इसी में हम इसी को खाते हैं तो फूड के यूज में करते हैं। तो ये जो रूट्स होती हैं वो स्टोर करती हैं, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। यहां पर पूछा गया है, क्या पूछा गया, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, ठीक है। तो इनकरेक्ट कौन से, तो दोनों करेक्ट हैं, इसका मतलब नाइदर ऑफ देम, ठीक है। चलिए यहां पर क्योंकि इनकरेक्ट लिखा है, दोनों ही ऑप्शन जो है वो हमारे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए नाइदर ऑफ देम आर
इनकरेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहां पर देखते हैं, नेशनल पार्क्स आर डिक्लेयर्ड इन एरियाज दैट आर कंसीडर्ड टू बी एडुकेट इकोलॉजिकल जियोमॉर्फोलॉजिकल एंड नेचुरल इंपॉर्टेंस। बिल्कुल हमारा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में है वहां पर यही एग्जैक्टली स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर नेशनल पार्क को जो डिक्लेयर किया जाता है उसी के बेसिस में डिक्लेयर किया जाता है, तो ये जो हमारा ऑप्शन है बिल्कुल सही है। द डिफरेंस इन कंजर्वेशन वैल्यू ऑफ नेशनल पार्क फ्रॉम दैट ऑफ अ सेंचुरी इज स्पेसिफाइड इन वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972। नहीं, बिल्कुल भी वहां पर कहीं पर भी सेंचुरी और नेशनल पार्क को डिफरेंशिएट नहीं किया गया है, वहां पर रहने वाले लोगों के हिसाब से, ठीक है, वहां पर पर्टिकुलरली कैसा रीजन है उसके बेसिस में नेशनल पार्क और सेंचुरीज बनाई जाती हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत है, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यहाँ पर पूछा गया स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो ओनली वन, तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन होगा वो ओनली वन होगा, ठीक है। नेक्स्ट की अपन बात करते हैं, नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन कैन एंटर इनटू अ प्रोटेक्टेड एरियाज। प्रोटेक्टेड एरियाज जहां नॉर्मली हम नेशनल पार्क सेंचुरीज बेसिस में हम देखते हैं, तो उन एरियाज में कौन अलाउड होता है, कौन एंटर कर सकता है। तो पहला हमें स्टेटमेंट इसमें दिखाई देता है, जो पहला स्टेटमेंट है वो है, ठीक है, अ पब्लिक सर्वेंट ऑन ड्यूटी, जो भी पब्लिक सर्वेंट होगा वो यहाँ पर एंटर कर सकता है। दूसरा हम देखते हैं सेकंड, अ पर्सन हु हैज बीन परमिटेड बाय द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन और द ऑथराइज्ड ऑफिसर, ठीक है। ये बिल्कुल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इनके बारे में डिफाइन इन्हें किया गया है। तो इन चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के बारे में तो बिल्कुल इन्हें भी एंटर करने की परमिशन होती है। नेक्स्ट अपन इन द लिमिट्स ऑफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क, ठीक है। थर्ड अपन देखते हैं, अ पर्सन हु हैज एनी राइट ओवर इमूवेबल प्रॉपर्टी विद इन द लिमिट्स ऑफ द सेंचुरी एंड नेशनल पार्क। बिल्कुल जिनकी प्रॉपर्टीज वहां पर है, जैसे ट्राइब्स वगैरह रहते हैं, तो उन्हें बिल्कुल एंटर होने के, ठीक, उन्हें परमिशन मिली हुई है, वो एंटर कर सकते हैं। तो ये पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही स्टेटमेंट सही है। यहाँ पर पूछा गया है करेक्ट, तो इट इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ देम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चलिए देखते हैं क्या क्या स्टेटमेंट है। पहला जो हमारा स्टेटमेंट है वो कहता है, द स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर हैविंग कंसल्टेशन विद द लोकल कम्युनिटीज डिक्लेयर एनी एरिया ओन्ड बाय द गवर्नमेंट एज अ कंजर्वेशन रिजर्व। तो बिल्कुल जब भी स्टेट गवर्नमेंट को क्या करना है, राज्य सरकार स्थानीय समुदायों के साथ परामर्श के बाद सरकार के स्वामित्व वाले किसी भी क्षेत्र में को संरक्षण रिजर्व घोषित कर सकती है। बिल्कुल उन्हें वहां पर जो कम्युनिटीज है उसके साथ परामर्श किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट अपन देखते हैं। नेक्स्ट जो हमें स्टेटमेंट मिलता है, ठीक है, यहां पर देखते हैं, केरल के तिरुनेलवेली में तिरुपदयमारुथुर संरक्षण रिजर्व देश में स्थापित पहला संरक्षण रिजर्व है, पहला जो हमारा फर्स्ट कंजर्वेशन रिजर्व है, ठीक है। बिल्कुल ये बात सही है कि ये जो हमारा रिजर्व है ठीक है, तिरुपदयमारुथुर कंजर्वेशन रिजर्व, ये पहला फर्स्ट कंजर्वेशन रिजर्व है, ये 2005 में हम इसे देखते हैं। लेकिन यहां पर एक चीज जो है, तिरुनेलवेली, ठीक है, वो केरला में नहीं है, ठीक है, वो कहां पर है, तमिलनाडु में है, ठीक है। इसके हिसाब से ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है, जबकि पहला स्टेटमेंट सही है। यहां पर पूछा क्या गया है, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली वन, ठीक है, वन ओनली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कम्युनिटी रिजर्व, ठीक है। कम्युनिटी रिजर्व पर जो हमारे स्टेटमेंट्स हैं उन पर बात करते हैं। तो पहला जो हमें स्टेटमेंट मिलता है वो स्टेटमेंट हिंदी में भी थोड़ा देख लेते हैं एक बार। राज्य सरकार जहां समुदाय या किसी व्यक्ति ने वन्य जीव और उसके आवास को संरक्षित करने के लिए स्वेच्छा से काम किया है, अधिसूचना द्वारा क्षेत्र को सामुदायिक रिजर्व घोषित कर सकती है। बिल्कुल सही है, जो भी ऐसे जो हमारे सामुदायिक रिजर्व है वो घोषित किए जा सकते हैं राज्य सरकार द्वारा। जो हमारा पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद अपन देखते हैं, नो चेंज इन लैंड यूज पैटर्न शैल बी मेड विद इन द कम्युनिटी रिजर्व एक्सेप्ट इन अकॉर्डिंग्स विद अ रेजोल्यूशन पास बाय मैनेजमेंट कम्युनिटी एंड अप्रूवल ऑफ सेम बाय द स्टेट गवर्नमेंट। बिल्कुल जो चेंजेस हैं वो किसी प्रकार से क्या नहीं किए जा सकते बिना इनके अप्रूवल के। तो जो दोनों स्टेटमेंट है वो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। यहां पर पूछा गया है करेक्ट, तो इट इज बोथ ऑफ देम। जब भी आप क्वेश्चन को आंसर करें तो इस बात का ध्यान रखें कि आप ये जरूर यहां पर देखें कि करेक्ट पूछा जा रहा है या इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आपको क्योंकि होगा यही कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है,
वो आता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेक्रेड ग्रोव्स ऑफ इंडिया, जो पवित्र, जिन्हें पवित्र वन बोला जाता है, पर्टिकुलरली ट्राइब्स इनको जो वर्ड है वो यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसमें पहला स्टेटमेंट है द गारो एंड द खासी ट्राइब्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया कंप्लीटली प्रोहिबिट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस इन सेक्रेड ग्रोव्स। ठीक है, गारो, खासी, जयंतिया हम देखते हैं 3 प्रकार के हिल्स जो है प्रोमिनेंटली ये पाए जाते हैं, कहां पर, हमारे मेघालय में। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो प्रोहिबिशन है, ठीक है, किसी प्रकार के ह्यूमन इंटरफेरेंस से सेक्रेड ग्रोव्स पर, बिल्कुल ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं दी गोन्स ऑफ सेंट्रल इंडिया प्रोहिबिट दी कटिंग ऑफ अ ट्री। हमने बहुत सारे ऐसे भी, पर्टिकुलरली ये तो बहुत अच्छा एमपी का, अगर हम क्वेश्चन देखें तो सेंट्रल इंडिया हमारे एमपी में, रीजन में हमारे गोन्स पाए जाते हैं। इन्होंने नॉर्मली कई ऐसे नाम हैं जिन्होंने क्या किया है, ठीक है, इस पर रोक लगाई है, क्योंकि ये मानते हैं कि ये जो ट्रीज है वो क्या है, एक प्रकार का जीवन ही है। ठीक है, इनका समाप्त होना, इनको समाप्त करना मतलब किसी जीव की हत्या करना। ठीक है, तो इन्होंने भी क्या किया है, कटिंग ऑफ ट्री पर प्रोहिबिट करते हैं। तो दोनों ही जो स्टेटमेंट है वो हमारे सही है, बोथ ऑफ देम। ठीक है, करेक्ट लिखा हुआ है, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कहता है, देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, MAB प्रोग्राम है। ठीक है, उस पर हम देखते हैं क्या, तो पहला स्टेटमेंट मिलता है, द मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम इज एन इंटरगवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम एमिंग टू सेट अ साइंटिफिक बेसिस फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड देयर एनवायरमेंटल ग्लोबली। ठीक है, तो बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है कि जो मैन है और जो बायोस्फीयर है उनके बीच में क्या किया जा रहा है, रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहा है। पीपल एंड जो हमारा एनवायरमेंट है, आसपास का एनवायरमेंट है, उसके बीच में क्या करने की कोशिश कर रहा है, वैज्ञानिक आधार बना रहा है, संबंधों को मजबूत करने की बात कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना, ठीक है, द एजेंडा ऑफ द MAB प्रोग्राम इज डिफाइंड बाय द इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। IUCN की बात कर रही है। IUCN की हम बात करें तो नॉर्मली IUCN कभी भी क्या रहा है, हमेशा से परामर्श के रूप में रहा है, तो इसको डिफाइन करने का काम IUCN ने नहीं किया, इसलिए ये तो स्टेटमेंट गलत होता है और पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही होता है। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो हम क्या देखते हैं, पहला, ठीक है, ओनली 1, यहां पर इसका आंसर जो हो जाएगा 1 ओनली। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा मिलता है क्या, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व को जो पहला क्वेश्चन, पहला जो स्टेटमेंट है अपन उस पर देखते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व इज एन इंटरनेशनल डेजिग्नेशन बाय यूनेस्को। ठीक है, बिल्कुल, बायोस्फीयर जो रिजर्व है वो क्या है, इंटरनेशनल डेजिग्नेशन है, यूनेस्को के द्वारा ये लाया गया है। ठीक, होल्ड ऑन, बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, पेन पे आते हैं। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व इन इंटरनेशनल डेजिग्नेशन बाय यूनेस्को, बिल्कुल सही है। उसके बाद अगर अपन नेक्स्ट देखते हैं तो क्या, बायोस्फीयर रिजर्व आर स्पेशल एनवायरमेंट्स फॉर बोथ द पीपल एंड नेचर एंड आर लिविंग एग्जांपल ऑफ हाउ ह्यूमन बीइंग्स एंड नेचर कैन नॉट कोएग्जिस्ट व्हाइल रिस्पेक्टिंग ईच अदर्स। तो यहाँ पर अपन अगर देखें तो इसका किसी प्रकार से गोल इस प्रकार से नहीं था, अगर उसकी बात करें तो वो MAB पर चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये स्टेटमेंट है वो हमारा करेक्ट नहीं है। तो विच ऑफ दिस स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो हम बात करें तो ये जो स्टेटमेंट है ओनली 1 की बात करते हैं। ठीक, चलिए आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्ट्रक्चर एंड डिजाइन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। तो स्ट्रक्चर और डिजाइन में देखते हैं BR के। ठीक है, पहला इसमें हमें दिखाई देता है, अ कोर जोन सिक्योर्स अ लीगल प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट एंड रिसर्च एक्टिविटीज दैट डू नॉट अफेक्ट नेचुरल। बिल्कुल, जहां पर जोन की बात की जा रही है, हम देखते हैं 3 प्रकार के नॉर्मली जो जोन होते हैं, वो एक जोन हो गया हमारा कोर जोन, फिर उसके चारों ओर होता है हमारा बफर जोन, और उसके चारों ओर होता है हमारा ट्रांजिशन जोन। जो कोर जोन होता है नॉर्मली वो क्या, रिसर्च एक्टिविटीज वगैरह के लिए देखा जाता है, जो कि नेचुरल को अफेक्ट नहीं करता हो, इन द नेचुरल प्रोसेस ऑफ वाइल्ड लाइफ आर अलाउड। तो बिल्कुल ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट पर आते हैं। सेकंड स्टेटमेंट हमारा, बफर जोन एडजॉइंस और सराउंड्स कोर जोन। बिल्कुल, हम देखते हैं बीच में कोर जोन है और उसके चारों ओर हमारा बफर जोन होता है। बिल्कुल, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं। थर्ड स्टेटमेंट है, सेटलमेंट्स आर नॉट अलाउड इन द ट्रांजिशन जोन बट क्रॉपलैंड्स मैनेज्ड फॉरेस्ट आर अलाउड। बिल्कुल, क्रॉपलैंड्स मैनेज्ड फॉरेस्ट आर अलाउड होते हैं, लेकिन सेटलमेंट भी अलाउड होता है। तो यहां पर ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। यहां पर सीधा सीधा दिया हुआ है WPA में, वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, कि परमानेंट सेटलमेंट अलाउड नहीं है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये जो स्टेटमेंट है वो हो जाता है गलत। तो फर्स्ट और सेकेंड आर करेक्ट। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट और जो सेकेंड है वो 1 और 2 ओनली आर
करेक्ट, ठीक है, इसका जो स्टेटमेंट है वो ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, ठीक है, होल्ड ऑन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, जो हमारे हॉटस्पॉट पाए जाते हैं उसमें से कौन सा, ठीक है, इंडिया की यहां पर बात हो रही है, सीधा सीधा दिख रहा है, पर्टिकुलरली, हालांकि इंडिया से बटे हुए नहीं होते, पर्टिकुलरली ये कंट्रीज में अलग अलग डिवाइडेड होता है, ऐसा नहीं, ये एक से अधिक कंट्रीज में भी पर्टिकुलर ये हॉट स्पॉट हो सकता है। पर्टिकुलर ये जो रीजन है वो हमारा इंडिया का है। तो इसमें अगर हम देखें तो 4 हॉट स्पॉट है, उन 4 हॉट स्पॉट्स में से, ठीक है, पहला हो गया हिमालयाज, बिल्कुल हिमालयाज हॉट स्पॉट में है। दूसरा वेस्टर्न घाट, बिल्कुल वेस्टर्न घाट्स भी, ठीक है, हॉट स्पॉट में आता है। तीसरा है सुंडालैंड, सुंडालैंड भी है। चौथा ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट नहीं है, ईस्टर्न घाट नहीं है। अगर हम चौथे की बात करें तो हमारा होता है इंडो बर्मा रीजन जो है, उस रीजन में हमारा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट दिखाई देता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो डी करेक्ट होगा, जो हमारा नहीं है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। चलिए हिंदी में भी एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व धरोहर स्थलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट जो हमें मिलता है, विश्व धरोहर स्थलों का अर्थ है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में अंकित विभिन्न क्षेत्रों या वस्तुओं में से कोई भी स्थल। बिल्कुल यूनेस्को द्वारा ये साइट्स डिसाइड कराई जाती हैं, तो ये जो पॉइंट है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट हमारा जो दिखाई देता है वो दूसरा है, इन स्थलों को विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण से संबंधित कन्वेंशन के तहत उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य के रूप में नामित किया गया है। बिल्कुल ऐसी वैल्यू जो हम बात करते हैं यूनिवर्सल वैल्यू के बेसिस में इन्हें डिसाइड किया गया है। तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो जो इसका आंसर होगा, यहां पर पूछा है करेक्ट मतलब सीधा सीधा हम देखते हैं बोथ ऑफ देम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कहता है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, देखते हैं करेक्ट कौन सा है। करेक्ट स्टेटमेंट की यहां पर बात हो रही है। करेक्ट स्टेटमेंट अगर हम देखें तो यहां पर हम करेक्ट स्टेटमेंट की बात करेंगे। होल्ड ऑन, चलिए, सेंट्रल गवर्नमेंट शैल ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ नोटिफाई एन एरिया एज अ टाइगर रिजर्व। ठीक है, टाइगर रिजर्व के लिए नोटिफाई करता है। रिकमेंडेशन किसकी होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। ठीक है, नहीं, टाइगर रिजर्व जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के में होता है, स्टेट गवर्नमेंट उसे बनाता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट जो है वो तो गलत हुआ। नेक्स्ट आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट शैल ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन एनटीसीए का अप्रूवल लगता है वो नोटिफाई करने के लिए। ठीक है, बनाने का काम अभी भी किसका है? स्टेट गवर्नमेंट का है। तो फिर से ये टाइगर रिजर्व वाले में ये जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट सी देखते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट शैल ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। ठीक है, वही सेम आया, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, नहीं, ठीक। नेक्स्ट जो हमारा स्टेटमेंट है, नेक्स्ट स्टेटमेंट अपन देखते हैं, द स्टेट गवर्नमेंट शैल ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द एनटीसीए, रिकमेंडेशन एनटीसीए की रहती है और उसके बाद नोटिफाई करता है स्टेट गवर्नमेंट। बिल्कुल सही है, हमने देखा था टाइगर रिजर्व को जो नोटिफाई करने का काम है वो स्टेट गवर्नमेंट का है। ठीक है, और किसके अप्रूवल में या किसके रिकमेंडेशन पर? एनटीसीए के रिकमेंडेशन पर ऐसा करता है। तो इसका आंसर जो होगा वो डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, no alteration in the boundaries of tiger reserve shall be made except on a recommendation and the approval of the। चलिए नेक्स्ट, अपन ने पीछे ही देखा था, हमने पीछे की बात कर रहे थे कि अप्रूवल और रिकमेंडेशंस किसकी होती है? एनटीसीए की होती है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की होती है। तो सीधा सीधा इसका आंसर जो है वो ए होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रोजेक्ट एलिफेंट। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं। पहला जो हमारा स्टेटमेंट है वो कहता है ये जो लॉन्च हुआ है 1992 में हुआ है एज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम टू असिस्ट स्टेट्स हैविंग फ्री रेंजिंग पॉपुलेशन ऑफ वाइल्ड एलिफेंट्स टू इंश्योर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ऑफ आइडेंटिफाइड वायबल पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट्स इन देयर नेचुरल हैबिट्स। इसे 1992 में जंगली हाथियों की मुक्त परिसर वाली आबादी वाले राज्यों की सहायता करने और उनके प्राकृतिक आवासों में हाथियों की पहचान की गई व्यवहार आबादी के दीर्घकालिक अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए एक केंद्र प्रायोजित, ठीक है, केंद्र प्रायोजित योजना है ये। ठीक है, उसके बारे में अगर देखें तो ये हाथियों की पहचान करना है, उसके अस्तित्व को बनाए रखने की बात करता है। तो बिल्कुल जो हमारा पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। जो दूसरा स्टेटमेंट अपन देखते हैं, इसका उद्देश्य हाथियों
और उनके आवास और गलियारों की रक्षा करना है, लेकिन यह मानव पशु संघर्ष के मुद्दों को संबोधित नहीं करता है। बिल्कुल हाथियों की रक्षा करना, उनके आवास या गलियारों की रक्षा करना, लेकिन जो उसके बाद पॉइंट लिखा है वो लिखा हुआ है मानव पशु संघर्ष के मुद्दों को संबोधित नहीं करता है। नॉर्मली हाथियों को लेकर ये जो बात कही गई वहां पर मिटिगेशंस की बात की जाती है, ठीक है, और वही जो हमारे मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है वो हाथियों पर बहुत ज्यादा लागू है, तो हम ये देखते हैं कि ये एड्रेस नहीं करता, ऐसा हो ही नहीं सकता, इसलिए जो स्टेटमेंट है वो गलत है। ठीक है, सीधे सीधे ये जो हमारा प्रोग्राम था, जो स्कीम थी वो नॉर्मली क्या थी, ठीक है, जो प्रोजेक्ट था वो क्या था, वो यहां पर भी दिखाता था, किसे एड्रेस करता था, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, और जबकि पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो ओनली वन। ठीक है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स। ठीक है, फिर से वापस से एक प्रोग्राम है जो माइक प्रोग्राम कहा जाता है। ठीक है, अगर उस पर बात करते हैं तो ये जो प्रोग्राम है हम जानते हैं कि साइट्स का प्रोग्राम है। इट इज अ मैंडेटेड बाय कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी रेजोल्यूशन ऑफ साइट्स। बिल्कुल साइट्स का ये जो मैंडेटेड प्रोग्राम रेजोल्यूशन है, ठीक है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। इट एम्स टू मेजर लेवल्स एंड ट्रेंड्स इन द इलीगल हंटिंग ऑफ एलिमेंट्स। बिल्कुल सिंपल सी बात है, माइक प्रोग्राम है, इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स की बात कर रहा है। यहां पर भी अपन क्या देख रहे हैं, ट्रेंड्स इन द इलीगल हंटिंग ऑफ एलिफेंट्स। क्वेश्चन में ये आंसर दिया हुआ है, तो सीधा सीधा ये भी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। यहां पर पूछा गया है करेक्ट, तो बोथ ऑफ देम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है हाथी मेरे साथी कैंपेन। चलिए हाथी मेरे साथी कैंपेन को देखते हैं। पूछा क्या है, किसके द्वारा लॉन्च की गई है, तो लॉन्च में अपन देखते हैं बिल्कुल मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट इन पार्टनरशिप विद दी नेशनल। अच्छा, ये दो यहां पर अलग अलग पार्टनरशिप के साथ देखे जा रहे हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट तो बिल्कुल सही है, लेकिन जो हमारा नेशनल बोर्ड ऑफ फॉर वाइल्ड लाइफ है ये इसका सही आंसर नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं फिर से मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, उसके बाद IUCN की बात कर रहा है, IUCN बिल्कुल नहीं, IUCN पर नहीं है। नेक्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट इन पार्टनरशिप विद वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया। बिल्कुल ये जो प्रोग्राम है वो बिल्कुल वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के पार्टनरशिप के साथ MOEF द्वारा चलाया गया है, तो इसका आंसर सीधा सीधा ये हो जाएगा। ठीक है, CD में जाने की जरूरत नहीं है, कई बार जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें अगले ऑप्शंस देखने की जरूरत ही नहीं है अगर अपन क्लियर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डाइक्लोफेनाक। डाइक्लोफेनाक, ठीक है, दर्द की गोली अपन जानते हैं, डाइक्लोफेनाक को हम देखते हैं दर्द की गोली वगैरह में। ठीक है, क्या लिखा हुआ है देखते हैं। इट इज ए नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग एडमिनिस्टर्ड टू रिड्यूस इन्फ्लेमेशन एंड रिड्यूस पेन इन सर्टेन कंडीशन। बिल्कुल डाइक्लोफेनाक का यूज इसीलिए किया जाता है, दर्द निवारक के रूप में उपयोग किया जाता है। बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है, वल्चर्स आर अनेबल टू ब्रेक डाउन दी केमिकल डाइक्लोफेनाक। हमने देखा है वल्चर्स की जो नॉर्मली मृत्यु होती है, ठीक है, उनकी डेथ होती है, उसका एक बड़ा कारण डाइक्लोफेनाक होता है। ठीक है, लेकिन यहां पर एक जो स्टेटमेंट लिखा है वो अनेबल टू ब्रेक डाउन दी केमिकल डाइक्लोफेनाक। एक्चुअली पे डाइक्लोफेनाक को तो ब्रेक डाउन कर लेते हैं, एबल होते हैं, ठीक है, लेकिन वो जब उनका क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं, उसके बाद इनके कोगुलेशन होता है और इनकी किडनी फेलियर होता है। ठीक है, तो ये जो अनेबल वर्ड यूज हुआ है वो एक्चुअली पे गलत हो जाएगा, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। इसमें पहला स्टेटमेंट ही सही है। अब पूछा क्या है, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। ठीक है, यहां पर इनकरेक्ट पूछा है, तो टू ओनली, मतलब जो इनकरेक्ट है वो तो हमारा टू ओनली है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वल्चर सेफ्टी जोन्स VSJ। ठीक है, ओके, द VSJ इन ऑपरेशन ओनली इन इंडिया। ठीक है, वल्चर सिर्फ इंडिया में नहीं पाए जाते, उसके बाहर भी पाए जाते हैं, तो उसके लिए ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, तो इंडिया के बाहर भी है, इसलिए ये पहला स्टेटमेंट हो जाता है गलत। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करें, एम ऑफ डेवलपिंग VSJ इज टू एस्टेब्लिश टारगेटेड अवेयरनेस एक्टिविटीज सराउंडिंग द 150 किलोमीटर रेडियस ऑफ वल्चर्स कॉलोनीज so that no diclofenac or the veterinary toxic drugs are found in cattle care cases, the main food of vultures। ये जो 150 किलोमीटर है वो स्टेटमेंट बिल्कुल हमेशा से याद करने वाली चीज है, क्योंकि ये आता है। ठीक है, बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है कि जो 150 किलोमीटर की रेडियस होगा वहां पर कुछ इस प्रकार की एक्टिविटीज नहीं की जाएंगी जिसकी वजह से वल्चर्स को प्रॉब्लम आए। तो ये जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, और दूसरा जो पहला स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, यहां पर पूछा क्या है, करेक्ट। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, ठीक है,
अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन किस पर है? इंडियन राइनो विजन 2020। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडियन राइनो विजन 2020। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं, देखते हैं स्टेटमेंट क्या कहता है। इंडियन राइनो विजन 2020 इज इंप्लीमेंटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल एंड फॉरेस्ट असम विद बोडो ऑटोनोमस काउंसिल एज एन एक्टिव पार्टनर। आपने काजीरंगा का नाम सुना होगा। ठीक है, राइनो की बात करता है, बिल्कुल ये जो स्टेटमेंट है वो हमारा क्या होता है, ठीक है, Indian Rhino Vision 2020 is implemented by the Department of Environment and Forest Assam with Bodo Autonomous Council as an active partner। ठीक है, सेकेंड जो हमारा क्वेश्चन है, सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं। The vision of this program is to increase the total rhino foundation in Assam from about 2000 to 3000 by the year। ठीक है, तो यहां पर दोनों ही जो स्टेटमेंट है 2020 तक 2000 से 3000 तक ये जो करने थे। ठीक है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य असम में वर्ष 2020 तक कुल गेंडों की संख्या को लगभग 2000 से 3000 तक करना था। ठीक है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है भारतीय राइनो विजन 2020 को पर्यावरण और वन विभाग असम द्वारा बोडो स्वायत्त परिषद के साथ एक सक्रिय भागीदारी के रूप में कार्यान्वित किया गया है। बिल्कुल दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो हमारे करेक्ट हैं। ठीक है, करेक्ट हैं। और पूछा क्या गया है? इनकरेक्ट। ठीक है, इनकरेक्ट पूछा गया है, तो इसका आंसर जो होगा वो नाइदर ऑफ देम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रोजेक्ट हंगुल। प्रोजेक्ट हंगुल, ठीक है, चलिए स्टेटमेंट देखते हैं प्रोजेक्ट हंगुल के ऊपर। द कश्मीर स्टैग आल्सो कॉल्ड द हंगुल। ठीक है, कश्मीर स्टैग में कश्मीर रीजन में पाया जाता है। हंगुल इज द सब स्पीसीज ऑफ सेंट्रल एशियन रेड डियर नेटिव टू द साउदर्न इंडिया। साउदर्न इंडिया, नॉर्मली ये जो कश्मीर है उस रीजन पे पाया जाता है, साउदर्न इंडिया में ये नहीं पाया जाता है। ठीक है, कश्मीरी हिरण जिसे हुंगुल भी कहा जाता है, मध्य एशियाई लाल हिरण की एक उप प्रजाति है जो दक्षिणी भारत में ही पाई जाती है, नहीं दक्षिण भारत में यह नहीं पाई जाती। तो ये पहला जो स्टेटमेंट है वो तो इनकरेक्ट हुआ। ठीक है, इन कश्मीर इट्स फाउंड इन दाचीगाम नेशनल पार्क। बिल्कुल, ये जब कश्मीर में है, ये नॉर्मली कहां पर? दाचीगाम नेशनल पार्क में ये पाया जाता है। इसलिए सबसे सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है और पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पूछा क्या गया है? इनकरेक्ट। ठीक है, तो पहला जो इसका इनकरेक्ट है वो ऑप्शन ए होगा, ओनली वन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डॉल्फिन। ये डॉल्फिन के बारे में हम पहले भी देख चुके हैं, चलिए फिर से देखते हैं। ठीक, चलिए डॉल्फिन के बारे में। डॉल्फिन्स आर द एनिमल्स ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। बिल्कुल, एक्वेटिक इकोसिस्टम का पार्ट है, हमने देखा था नेशनल एक्वेटिक एनिमल है जो हमारी गंगा डॉल्फिन है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दे आर फाउंड ओनली इन फ्रेश वाटर। दे आर ऑन फाउंड नो। ठीक है, फ्रेश वाटर के अलावा ये सैलाइन वाटर में भी पाई जाती है, पर्टिकुलरली आप चिल्का वाले रीजन में देखोगे ये पाया जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये जो स्टेटमेंट है वो हो जाता है हमारा इनकरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखें तो इरावदी डॉल्फिन्स आर फाउंड इन ब्रैकिश वाटर्स ऑफ ओडिशा। वही सैलाइन वाटर्स की बात करें तो इरावदी जो पर्टिकुलरली डॉल्फिन्स है वही हमारे ओडिशा वाले रीजन में चिल्का में पाई जाती है। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है वो हो जाता है हमारा करेक्ट। गैंगेटिक डॉल्फिन इज द ओनली स्पीसीज आइडेंटिफाइड फॉर टेकिंग अप रिकवरी प्रोग्राम ऑफ क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज। ठीक है, आइडेंटिफाइड ओनली स्पीसीज, इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अंडर द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। एक्चुअली पे ये ओनली स्पीसीज नहीं है जो इसके अंतर्गत आती है, ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी स्पीसीज है जो इसके अंतर्गत आती हैं। ऐसे में ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। जहां तक अपन देखते हैं लगभग 17 स्पीसीज ऐसी हैं जो इसके अंतर्गत आती हैं, इस प्रोग्राम के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो ऐसे में जो हमारा फोर्थ है वो भी गलत हो जाता है। जो पहला हमने देखा था फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ठीक है, पूछा क्या गया है? करेक्ट पूछा गया है। तो अपन देखते हैं 1 और 3 का ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन डी 1 और 3 ओनली। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? ठीक है, इनवेसिव स्पीसीज आर डेंजरस बिकॉज। ठीक है, ये हमने पहले भी, ये तीसरा क्वेश्चन आ चुका है जो कहीं ना कहीं इनवेसिव स्पीसीज से जुड़ा हुआ है। ये क्वेश्चन कई बार किसी वगैरह में पूछे जाते हैं। चलिए ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? ठीक है, तो पहला अपन ने देखा दे आर ऑलमोस्ट ऑल प्रीडेटर्स डिस्टर्बिंग द इकोलॉजिकल रिलेशनशिप बाय ईटिंग अदर स्पीसीज। सारे स्टेटमेंट पढ़ते हैं उसके बाद उसके डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो पहला बोला है कि ऑलमोस्ट ऑल प्रीडेटर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं दे कैरी वायरसेस दैट स्प्रेड डिजीज इन न्यू इकोसिस्टम। हमेशा ये वायरसेस लेकर चलते हैं। ठीक है, द नेटिव स्पीसीज हैव नॉट इवॉल्व्ड विथ दीज ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये हमेशा से क्या इवॉल्व नहीं होते हैं उन नेटिव स्पीसीज के द्वारा, उन नेटिव स्पीसीज के साथ जो वहां पर पाई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद दे टेंड टू बी अ सेक्रेटिव गोइंग अननोटिस्ड इन देयर न्यू इकोसिस्टम। बिल्कुल जो हमारा ये बोल रहा है अपने
वे अपने नए पारिस्थितिकी तंत्र में किसी का ध्यान नहीं जाने के कारण गुप्त रहती? नहीं, बिल्कुल नहीं। अपन देखते हैं इन्वेसिव स्पीसीज जो है वो तो क्या होती है, अपना बिल्कुल ध्यान खींचने की कोशिश करती है, उसके कारण पूरा का पूरा इकोसिस्टम बदल जाता है। ठीक है, इसका जो सबसे बेटर आंसर वो हमें दिखाई देता है, नेटिव स्पीसीज हैव नॉट इवॉल्व्ड विद दीज ऑर्गेनिज्म। एक स्पीसीज जब दूसरी जगह पर जाती है, वो नेटिव स्पीसीज जो वहां पर पहले से पाई जाती है वो उससे इवॉल्व नहीं हो पाती है। ठीक है, तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, इंडिया इज वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इंडिया क्या है, हमारा 12 मेगा विविधता वाले देशों में से एक है। बिल्कुल सही है, उसमें से ही हमारा एक देश आता है। इन जनरल स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेस एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स। नॉर्मली ये कह रहा है कि जब हम इक्वेटर से पोल्स की ओर जाते हैं तो जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो डिक्रीज होती जाती है। बिल्कुल सही जवाब है। ये जो पर्टिकुलर हमारा रीजन है, जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, यहाँ इस रीजन में बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी दिखाई देती है, जबकि हम अगर नॉर्थ या साउथ पोल्स की ओर जाएंगे तो बायोडाइवर्सिटी कम होती जाती है। इस हिसाब से ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट और सेकेंड दोनों ही ऑप्शंस जो है, दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, तो इसका आंसर जो हो जाएगा बोथ 1 and 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स द इविल क्वार्टेट फॉर बायोडाइवर्सिटी लॉस। ऐसा कौन सा है जो दुष्ट चौकड़ी को दिखाता है? ठीक है, कौन से ऐसे लॉसेस अपन देखते हैं, कौन कौन से ऐसे हैं। ठीक है, पहला आया हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, आवास की हानि और विखंडन। बिल्कुल होता है, आवास की हानि होती है और विखंडन होता है। ठीक है, उसके बाद को एक्सटिंक्शन साथ में, मतलब बहुत सारी स्पीसीज एक साथ विलुप्त होने लगती है, उसके कारण बन जाते हैं। और उसके अलावा वहां पर ओवर एक्सप्लॉइटेशन होता है, अति शोषण होता है। तीनों ही जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट हैं, तो ऐसे में इसका आंसर जो हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है, होल्ड ऑन। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ एक्स सिटू कंजर्वेशन। स्पीसीज को कंजर्व करने के लिए, उनका कंजर्वेशन करने के लिए दो तरीके से हम देखते हैं। एक होता है हमारा इन सितु मतलब उनके जो नेचुरल स्पेस है वहीं पर इन्हें कंजर्व करना, नेशनल पार्क या सेंचुरी बनाकर। और एक्स सितु होता है, एक्स सितु में नॉर्मली क्या होता है, हम ये देखते हैं ठीक कि पर्टिकुलरली आर्टिफिशियल कंजर्वेशन बनाए जाते हैं, जैसे हमारे जूस वगैरह, जू बनाए जाते हैं, ठीक, गार्डन्स, बोटानिकल गार्डन्स बनाए जाते हैं। बिल्कुल उसके लेकर ही एग्जांपल्स है। तो एग्जांपल्स ऑफ एक्स सितु में देखते हैं जूलॉजिकल पार्क्स, बिल्कुल जो जू होते हैं वो क्या होते हैं, एक्स सितु कंजर्वेशन के एग्जांपल है। दूसरा बोटानिकल गार्डन्स बिल्कुल ये इसका आंसर है। उसके अलावा अपन देखें हैबिटेट रिस्टोरेशन क्या होगा, वही नेचुरल हो जाएगा, इसलिए ये जो है वो एक्स सितु में नहीं आएगा, इसका एग्जांपल नहीं है। चौथा सीड बैंक, जो प्लांट्स के सीड्स हैं उनको भी क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो ये भी आर्टिफिशियल क्या बनाया जाता है, एक माहौल बनाया जाता है, एक इकोसिस्टम बनाया जाता है। तो इसका फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, ठीक है, तो अपन देखते हैं फर्स्ट सेकंड इसके करेक्ट आंसर क्या होंगे, 1, 2 and 4। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Question 51, which of the following is not an endangered animal species of India। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से ऐसे हैं जो endangered species नहीं है। ठीक है, उसमें हमारा पहला आता है द पिग नोज्ड फ्रॉग, ये endangered species में नहीं आता है। द पिंक हेडेड डक, ये भी endangered species में नहीं आता है। नीलगिरी लैंगूर, ये endangered species है। और ऑलिव रिडली, ये भी endangered species है। द ग्रेट एशियाटिक लायन, ये भी endangered species नहीं है। तो ये तीन आंसर जो नहीं है 1, 2 और 3, तो इसका सही आंसर होगा हमारा 1, 2 और 5, तो ऑप्शन ए 1, 2, 5 ओनली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द पिन वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट। ठीक है, बहुत फेमस ये हमारा नेशनल पार्क है जो कि हिमाचल प्रदेश में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन अपना सेलेक्ट करते हैं। 53, द नागजिरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट। नागजिरा वाइल्ड लाइफ ये भी फेमस है, ये जो कि हमारे महाराष्ट्र में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 54 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफर्ड बाय द जीन सेंचुरीज के द्वारा क्या क्या, जीन अभ्यारण्यों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रदान किया जाता है। पहला इसमें अपना एक्सक्लूसिव कंजर्वेशन ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, सेकेंड चीप मेथड फॉर जर्मोप्लाज्म कंजर्वेशन, एंड थर्ड वे टू प्रिजर्व बोथ द वाइल्ड स्पीसीज एंड नेचुरल
इकोसिस्टम। तो नॉर्मली जीन सेंचुरीज जो है वो वे टू प्रिजर्व बोथ द वाइल्ड स्पीसीज एंड नेचुरल इकोसिस्टम पर होता है, तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी ओनली 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन 55, अ ग्रास हॉपर ईट्स ग्रास एंड अ रैबिट ईट्स ग्रास हॉपर एंड अ फॉक्स ईट्स द रैबिट। ये फूड चेन की बात कर रहा है। द पोजीशन ऑफ ग्रास हॉपर इन दी गिवन फूड चेन। तो हम जानते हैं कि जो पहला होता है प्लांट जो होता है वो हमारा प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है और उसको खाने वाला, ठीक है, प्लांट को खाने वाला प्राइमरी कंज्यूमर होता है। तो यहां पर पूछा जा रहा है पोजीशन ऑफ ग्रास हॉपर। तो ग्रास हॉपर ने कहा ग्रास, तो ग्रास हो गया प्राइमरी प्रोड्यूसर, जबकि ग्रास हॉपर हो गया हमारा प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट। ठीक है, हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट कैसा होता है, उसमें पहला दिया हुआ है प्रेसिपिटेशन इज बिलो 100 सेंटीमीटर एंड इज मोस्टली इन दी फॉर्म ऑफ स्नो। ठीक है, तो लो रेनफॉल पाया जाता है, लो प्रेसिपिटेशन होता है। यहां पर अगर देखते हैं 100 सेंटीमीटर से कम होती है तथा ज्यादातर बर्फ रूप में होती है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें, दूसरा जो हमारा स्टेटमेंट है वो है कॉनिफेरस फॉरेस्ट विथ ज़ेरोफाइटिक श्रब्स। ठीक है, ज़ेरोफाइटिक झाड़ियों वाले शंकुधारी वन। तो बिल्कुल हिमालयंस पे जो है ये झाड़ियां पाई जाती है शंकुधारी वन के रूप में। तो दोनों ही जो स्टेटमेंट है जो वो सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ 1 and 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेशन। संरक्षण से आपका क्या अभिप्राय है। ठीक है, पहला इसमें दिया है ए, इट मींस द प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन, मैनेजमेंट और रिस्टोरेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल रिसोर्सेज सच एज फॉरेस्ट एंड वाटर। बिल्कुल इसका अर्थ वन्य जीवों और प्राकृतिक संसाधनों जैसे कि वन और जल की सुरक्षा है, संरक्षण है, प्रबंधन है और उसकी बहाली है। और दूसरा इसका अर्थ है संसाधनों का उपयोग, आवंटन और संरक्षण की नैतिकता। ठीक है, तो जो इसके ऑप्शंस हैं वो दोनों ही ए और बी, ओनली ए नहीं होगा। ठीक है, यहां पर 2 ए और ए आ जाएंगे तो ए और सी नहीं होगा, सीधा जो इसका आंसर होगा वो ए और बी दोनों, बोथ ए एंड बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता के संरक्षण से आप क्या अभिप्राय है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, पहला दिया हुआ है इट एनविजन्स प्रिजर्वेशन, मेंटेनेंस, सस्टेनेबल यूज, कंजर्वेशन, ठीक, रिकवरी एंड एनहेंस दी कंपोनेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बिल्कुल ये सस्टेनेबल रहता है, रिकवरी की बात होती है, एनहेंसमेंट की बात होती है। उसके बाद सेकेंड बी देखते हैं, इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग एन एंडेंजर्ड प्लांट और एनिमल स्पीसीज इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। तो हाँ, ये बिल्कुल इन सितु से रिलेटेड होता है, नेचुरल हैबिटेट में उनका कंजर्वेशन होता है, प्रोटेक्शन होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी सही लग रहा है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं सी, इट इज द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द बायोस्फीयर बाय ह्यूमन बीइंग्स इन सच अ वे दैट इट गिव्स मैक्सिमम बेनिफिट्स फॉर द प्रेजेंट जनरेशन एंड आल्सो डेवलप इट्स पोटेंशियल सो एज टू मीट द नीड्स ऑफ दी फ्यूचर जनरेशन। तो तीनों ही ऑप्शन सही है, इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। बाकी जितने भी स्टेटमेंट है वो सारे के सारे सही है, तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू एक्स सितु कंजर्वेशन। हमने एक्स सितु कंजर्वेशन की पहले भी बात की थी, वहां पर हमने देखा था कि यहां पर क्या किया जाता है, आर्टिफिशियल वे में क्या किया जाता है, हैबिटेट बनाया जाता है। तो देखते हैं क्या स्टेटमेंट्स हैं इसमें। ठीक है, पहला इसमें स्टेटमेंट है एस्टैब्लिश प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क विद appropriate management practices, corridors to link fragments, restore degraded habitats within and outside। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, ये इन सितु की बात चल रही है, जहां पर हम क्या देख रहे हैं, जो प्रबंधन हो रहा है वो किस आधार पर हो रहा है, वहीं पर हो रहा है जहां पर नेचुरल हैबिटेट की बात की जाती है, प्राकृतिक आवास की बात की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं एस्टैब्लिश्ड बोटानिकल एंड जूलॉजिकल गार्डन्स, कंजर्वेशन स्टैंड, बैंक ऑफ जर्म प्लाजा, पॉलन, सीड, सीडिंग, टिश्यू कल्चर, जीन एंड डीएनए। तो हमने पहले भी देखा था, एक्स सितु की बात की थी, तो वहां पर आ जाता है बोटानिकल एंड जूलॉजिकल गार्डन्स वगैरह की बात की जाती है। तो ये जो आंसर होगा, वो जो ये स्टेटमेंट होगा, ऑप्शन भी वो सही लग रहा है। फिर भी आगे स्टेटमेंट देख लेते हैं। एग्रीकल्चर इज टोटली डिपेंडेंट ऑन इकोसिस्टम प्रोसेसेस एंड फंक्शन प्रोवाइडेड बाय बायोडाइवर्सिटी, सॉइल फॉर्मेशन, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एंड पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप्स, मेंटेनिंग वाटर साइकिल। यहां पर भी इन सितु की बात हो रही है, तो अगर हम हमारे से पूछा जा रहा है एक्स सितु कंजर्वेशन के बारे में, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द स्ट्रेटजीज फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए कौन सी स्ट्रेटजीज जरूरी हैं, देखते हैं इसमें
हमारे स्टेटमेंट पहला है ऑल द पॉसिबल वैरायटीज ऑफ फूड फॉरेज एंड टिम्बर प्लांट्स लाइव स्टॉक एग्रीकल्चर एनिमल्स एंड माइक्रोब्स शुड बी कंजर्व्ड। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं ऑल द इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म इन प्रोटेक्टेड एरियाज शुड बी आइडेंटिफाइड एंड कंजर्व्ड। हिंदी में भी देखते हैं, बात करते हैं। पहला स्टेटमेंट है भोजन चारा और लकड़ी के पौधों पशुधन कृषि पशुओं और सूक्ष्म जीवों की सभी संभावित किस्मों को संरक्षित किया जाना चाहिए। तो बिल्कुल यहां पर हम देखते हैं बायोडायवर्सिटी में जैव विविधता में ये जरूरी है। दूसरा स्टेटमेंट जो है संरक्षित क्षेत्रों में सभी आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण जीवों की पहचान की जानी चाहिए। तो बिल्कुल पहचान की जानी चाहिए, इसकी बात आती है, आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए। और दूसरा उनके संरक्षित करने की बात की जाती है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है यहां पर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 1 and 2। ठीक है, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट स्पीसीज आर इन द लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पति प्रजातियां भारत में लुप्त प्राय प्रजातियों की सूची में है। तो यहां पर पहला दिया है रावोल्फिया सर्पेंटाइन, सैंडलवुड, साइकस बेडोनाई, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, बिल्कुल तीनों ही जो हमारे हैं वो लुप्त प्राय प्रजातियों में आते हैं। तो तीनों ही जो हमारे होंगे ए बी सी वो तीनों ही सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी पब्लिश द रेड डाटा बुक। पहले ही क्वेश्चन पर हमने देखा था कि ये जो रेड डाटा बुक है वो किसके द्वारा पब्लिश की जाती है, IUCN के द्वारा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है ऑन विच डेट इंटरनेशनल डे फॉर बायोडायवर्सिटी इज ऑब्जर्व। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉर बायोडायवर्सिटी तो हम बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। इसका जो आंसर है वो है मई 22 को ये मनाया जाता है। अगर आप 22 से याद आ रहा है तो आपको दो और डेट मिलेंगी, एक है 22 अप्रैल और दूसरी आपको मिलेगी 22 मार्च। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि 22 मार्च और 22 अप्रैल को कौन से इंटरनेशनल डे मनाए जाते हैं। ठीक है, सेलिब्रेट किए जाते हैं, ऑब्जर्व किए जाते हैं। एक हमारा अर्थ डे है और दूसरा वाटर डे है, तो इस पर बात करेगा। और उसके अलावा ऑप्शन डी में यहाँ पर जून 5 दिया हुआ है, तो जून 5 को कौन सा जो इंटरनेशनल डे है वो ऑब्जर्व किया जाता है, ऐसे कमेंट करके बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अपन। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री इज कंसीडर्ड टू हैव द वर्ल्ड्स फर्स्ट सस्टेनेबल बायोफ्यूल्स इकोनॉमी। जस्ट रिसेंट के ही अगर हम बात करें तो ये अभी अप्रैल मई में बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है। तो इसका जो आंसर है वो है ब्राजील, ऑप्शन बी ब्राजील। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का जो करेक्ट, इस पे देखते हैं क्या पहला दिया हुआ डेफिनेशन पे, द वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ इन दी वर्ल्ड और इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट अ हाई लेवल of which is usually considered to be important and desirable। A second देखते हैं B it encompasses the interaction of all living species, climate, weather and natural resources that affect human survival and economic activity। अगर हम सेकेंड जो स्टेटमेंट देखें, सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें तो यहां पर जो ये बात की जा रही है इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग स्पीसीज, वहां तक तो ठीक चल रहा है, क्लाइमेट एंड वेदर की बात कर रहे हैं। लेकिन जब यहां पर बायोडायवर्सिटी की बात आती है तो अफेक्ट ह्यूमन सर्वाइवल या इकोनॉमिक एक्टिविटी पर ये डिपेंडेंट नहीं है, उसकी बात ये नहीं करता है। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो सही होगा, बोथ ए एंड बी भी नहीं होगा, ना ही नन ऑफ द अबव होगा। जो ए ऑप्शन है ये सीधा सीधा हमारे IUCN में डेफिनेशन ये दी हुई है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो कहता है विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर एक्स सितु प्लांट कंजर्वेशन। एक्स सितु की हमने बात की थी, आर्टिफिशियल हैबिटेट बनाया जाएगा, तो वहां पर हम बात करते हैं कौन इससे रिलेटेड नहीं है, कौन यूज नहीं होता। सीड बैंक्स नॉर्मली हम एक्स सितु में एग्जांपल में देखते हैं, फील्ड जीन बैंक्स और बोटानिकल गार्डन्स हमने पहले भी बात की थी। जो हमारा शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है वो एक्स सितु प्लांट कंजर्वेशन से रिलेटेड नहीं है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइट फॉर इन सितु मेथड फॉर कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा। ठीक है, यहां पर आ गया इन सितु। इन सितु मतलब नेचुरल हैबिटेट की बात कर रहा है, तो नेचुरल हैबिटेट में हमारा आ जाता है बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, बोटानिकल गार्डन हमने देखा था, ये एक्स सितु से रिलेटेड है। ठीक है, आर्टिफिशियल यहां पर किया जा रहा है कंजर्वेशन। फिर नेशनल पार्क जो है वो भी किससे रिलेटेड है, इन सितु से रिलेटेड है, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इन सितु से रिलेटेड है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बोटानिकल गार्डन। इट इज नॉट अ साइट फॉर इन सितु मेथड फॉर कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग। ठीक है, इसमें देखते हैं पहला दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, तीसरा ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर।
Which of the above are the emissions from coal combustion at the thermal power plant? So जो हमारा coal combustion होता है, जो thermal power plant में कोयले का दहन किया जाता है, कोयले का दहन किया जाता है, अगर हम उसकी बात करें, ठीक है, सॉरी देखते हैं इसे, कहां गया, तो ठीक है, यहां पर हम देखते हैं तो इसमें से थर्मल पावर प्लांट में कोयले के दहन से होने वाला उत्सर्जन है, तो बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड भी इससे निकलता है। उसके बाद अगर हम देखें तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी निकलते हैं और सल्फर के भी ऑक्साइड निकलते हैं, तो इसके जो आंसर हो जाएंगे वो D 1, 2 एंड 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होल इन द एंटार्क्टिक रीजन हैज बीन अ कॉज ऑफ कंसर्न। What could be the reason for the formation of this hole? जो हमारे अंटार्कटिका क्षेत्र है उसमें ओजोन छिद्र का बनना एक चिंता का विषय रहा है, हमेशा से ही रहा है। इस छिद्र के बनने का क्या कारण होता है? तो हम इसमें पहला जो ऑप्शन है वो देखते हैं, प्रेजेंस ऑफ प्रोमिनेंट ट्रोपोस्फेरिक टर्बुलेंस एंड इनफ्लो ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो ठीक है, बिल्कुल, अगर जो हमारी क्षोभ मंडलीय अशांति की उपस्थिति है, ठीक है, वो जुड़ी हुई होती है, लेकिन उसका ज्यादा इफेक्ट हम इस पे नहीं देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो है प्रेजेंस ऑफ प्रोमिनेंट पोलर फ्रंट, प्रमुख ध्रुवीय मोर्चे। उसके अलावा किसकी बात की जाती है? प्रमुख जो हमारे ध्रुवीय मोर्चे हैं, और समताप मंडलीय बादल। समताप मंडलीय बादल जो होते हैं हमारे, जो स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड होते हैं, इन्हें चमकने वाले बादल भी कहा जाता है। बिल्कुल इनका इफेक्ट इस पर होता है, इसके फॉर्मेशन बनने की वजह से, क्योंकि रोशनी जो है वो उन पोलर रीजन तक नहीं पहुंच पाती है। तो ये जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट लग रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, अब्सेंस ऑफ पोलर फ्रंट एंड स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स एंड इनफ्लो ऑफ मीथेन एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, इंक्रीज टेम्परेचर एट पोलर रीजन ड्यू टू अ ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट के कारण नहीं है, होल नॉर्मली ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं उनके कारण इसका इफेक्ट पड़ता है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, जो हमारा प्रमुख ध्रुवीय मोर्चे और समताप मंडलीय बादलों की उपस्थिति और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रभाव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू इंपॉर्टेंट रिवर्स, वन विथ इट्स सोर्स इन झारखंड एंड नोन बाय अ डिफरेंट नेम इन ओडिशा, ठीक है, एंड another with its source in Odisha merged at a place only a short distance from the coast of Bay of Bengal before flowing into the sea. This is an important site of wildlife and biodiversity and a protected area. Which one of the following could be this? ये कह रहा है कि दो महत्वपूर्ण नदियां हैं जिनमें से एक का स्रोत झारखंड में है और दूसरी जिसका स्रोत ओडिशा में है, समुद्र में बहने से पहले बंगाल की खाड़ी के तट से थोड़ी दूरी पर एक स्थान पर मिलती हैं। अगर इन नदियों की बात करें तो यहां पर मेरे हिसाब से ब्राह्मणी और वैतरणी की बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं यह वन्य जीवन और जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण स्थल है और संरक्षित क्षेत्र है। तो इन दोनों के जहां पर ये मिलते हैं वहां पर एक बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण स्थल है सेंचुरी और नेशनल पार्क के रूप में। तो हमारा है जो उड़ीसा में पाया जाता है वो है भितरकनिका। तो इसका जो सीधा सीधा आंसर हो जाएगा, इसमें सीधे सीधे कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भितरकनिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कहता है, under optional condition the fruit fly is capable producing a new generation every 2 weeks। तो न्यू जनरेशन बनती है जो हमारी परिस्थितियों में जो मक्खी है वो हर 2 सप्ताह में एक नई पीढ़ी का उत्पादन करने में सक्षम है। तो ये किसको दिखाता है, ठीक है, किसको दर्शाता है, ये देखते हैं। कैरिंग कैपेसिटी, निके, बायोटेक पोटेंशियल और ऑप्टिमल यील्ड। सिंपल सी बात है, ये जैविक क्षमता को दर्शाता है, बायोटिक पोटेंशियल को दिखाता है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया इन द रूट मॉड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स कन्वर्ट्स नाइट्रोजन गैस from air into inorganic nitrogen compounds which enrich the soil and can be readily used by plants. Multiple cropping with legumes can thus significantly, ठीक है, फलीदार जो पौधे होते हैं उनके जड़ मॉड्यूल में हमें क्या नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया हवा में नाइट्रोजन गैस को अकार्बनिक नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित करता है, जो क्या करेगा, मिट्टी को समृद्ध करता है, जिससे उन फलीदार पौधों को फायदा मिलता है, नाइट्रोजन मिलता है और पौधों द्वारा आसानी से उपयोग किए जा सकते हैं। इस प्रकार के फलियों के साथ बहुफसल की आवश्यकता काफी कम हो सकती है। तो सिंपल से अगर यहां पर बात करें, पहला दिया हुआ इसमें कीटनाशक पेस्टिसाइड, बी फर्टिलाइजर उर्वरक, सी इरिगेशन और इन सभी की आवश्यकता। तो मुख्यतः ये फर्टिलाइजर के रूप में यूज हो रहा है, नाइट्रोजन जो है वो नॉर्मली न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा रहा है। तो यहां पर हम देखेंगे इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
वो कहता है क्या, इन ड्राई रीजन्स द लीफ साइज ऑफ अ ट्री बिकम्स स्मॉलर। जब हमारा शुष्क क्षेत्र होते हैं वहां पर क्या होता है, जो पेड़ होते हैं वो पत्ती का आकार बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है। तो हम जानते हैं अपने छोटा आकार होने का रीजन क्या होता है, ताकि जो उसके अंदर पानी है वो ट्रांसपिरेट नहीं हो जाए, वेपराइज नहीं हो जाए। और जब प्लांट्स में वेपराइजेशन होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है, तो उसे बोला जाता है ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो अब ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है रिड्यूस मेटाबॉलिज्म, रिड्यूस ट्रांसपिरेशन, मेंटेन नेचुरल ग्रोथ, प्रोटेक्टेड प्लांट फॉर एनिमल्स। तो इसका सीधा सीधा आंसर हमें दिखता है, ठीक है, वो है हमारा ऑप्शन बी। ये ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करने के लिए किया जाता है। जो हमारे कांटेदार भी झाड़ियां भी पाई जाती है, वो कांटे के रूप में हमें जो पत्तियां दिखाई देती हैं, लीव्स दिखाई देती हैं, वो ट्रांसपिरेशन को कम करने के लिए होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है REDD प्लस प्रोग्राम इज कंसर्न्ड विच ऑफ द फॉलोइंग, रिडक्शन ऑफ डिफॉरेस्टेशन की बात करते हैं और डिग्रेडेशन की बात करते हैं। ये जो कन्वेंशन ऑफ, ठीक है, ये अगर जुड़ा हुआ है तो अपन देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, बी ऑप्शन है कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, CBD जैविक विविधता पर सम्मेलन, तीसरा सी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स एंड अर्थ समिट। तो ये रिलेटेड है हमारा ऑप्शन बी से। ठीक है, CBD कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज यूज्ड फॉर ग्रीन मैन्योरिंग इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा भारत में हरी खाद के लिए उपयोग किया जाता है। यहां पर आ गया ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं तो वीट, फिर सन हेम्प, कॉटन और राइस। इसमें सीधा सीधा हमें दिखा दे रहा है, जो सनई है, एक पीले कलर के हमारे फूल वाले पौधे होते हैं, उनका उपयोग किया जाता है ग्रीन मैन्योरिंग में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, सन हेम्प, सनई, जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या कहता है, which among the following are the major reasons behind preferring यूकेलिप्टस ट्री इन दी प्लांट फॉरेस्टेशन प्रोसेस। आप बहुत बेहतर तरीके से यूकेलिप्टस आपने पेड़ देखा होगा, अगर उसकी बात करते हैं तो ये बहुत तेजी से बढ़ता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं इस पर क्या स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। प्लांटेशन ग्रोज वेरी फास्ट, बिल्कुल ये जो प्लांटेशन होता है वो बहुत तेजी से बढ़ता है। प्लांटेशन मेक्स द सॉइल मोर फर्टाइल, नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तो और ज्यादा उसे क्या करता है, उससे बिल्कुल जो न्यूट्रिशन होता है वो निकाल देता है, तो ये फर्टाइल नहीं बनाता, फर्टिलिटी को कम करता है। तो ये जो सेकेंड है वो तो गलत होगा। Wood from eucalyptus tree is easily converted into the pulp for the paper industry। तो नॉर्मली ये जो यूकेलिप्टस ट्री है उसका यूज जो किया जाता है वो पेपर इंडस्ट्री में किया जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल ये जो 1 और 3 जो हमारे स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। हमसे करेक्ट आंसर पूछा गया है, कोट्स गिवन बिलो। ठीक है, तो इसका 1 और 3, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा बी, 1 और 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Polar bears are carnivorous and prey on many Arctic birds and fishes. However, under natural condition, no one found polar bears predating any penguin. This is because, ठीक है ना, जो हमारे पोलर बियर हैं वो कहाँ, वो मांसाहारी होते हैं और कई जो आर्कटिक पक्षियों हैं और मछलियों का शिकार करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है आर्कटिक, ठीक है, मतलब सीधा सीधा दिया हुआ है, नॉर्थ पोल की बात चल रही है, और मछलियों का शिकार करते हैं। हालांकि प्राकृतिक परिस्थितियों में किसी ने भी ध्रुवीय भालू को किसी पेंगुइन का शिकार करते नहीं पाया। ऐसा इसलिए है क्योंकि, ठीक है, तो अगर हम बात करें तो जो हमारे पोलर बियर्स हैं वो आर्कटिक में पाए जाते हैं, जबकि जो हमारे पेंगुइन्स हैं आप उन्हें कहां देखोगे, एंटार्कटिक में देखोगे, इसलिए इनका शिकार बहुत ज्यादा कम होता है। पहले हमने बात कर ली, अब देखते हैं ऑप्शंस पर बढ़ते हैं। अगर ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस क्या कहते हैं, पेंगुइन्स हैव केमिकल सब्सटेंस इन देयर मसल्स व्हिच टॉक्सिक टू पोलर बियर्स। Next, B, penguins are gregarious and always move on groups, therefore a polar bear cannot approach them। ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि तो बहुत छोटे हैं, पोलर बियर इजीली अगर उन्हें क्या कर लेंगे, कैप्चर कर लेंगे। नेक्स्ट, सी ऑप्शन, पोलर बियर्स एंड पेंगुइन्स नेवर कोएग्जिस्ट अंडर नेचुरल कंडीशन, द फॉर्मर लिव्स इन द नॉर्थ पोल while the latter lives in the साउथ पोल। जो ध्रुवीय भालू हैं और पेंगुइन वो प्राकृतिक परिस्थितियों में कभी एक साथ नहीं रहते हैं, पूर्व उत्तरी ध्रुव में रहता है और जबकि उसके बाद वाला दक्षिणी ध्रुव में, मतलब जो ध्रुवीय भालू है वो आपको उत्तरी ध्रुव में दिखाई देंगे, आर्कटिक में दिखाई देंगे, जबकि जो हमारे पेंगुइन्स है वो आपको दक्षिणी ध्रुव में दिखाई देंगे। तो बिल्कुल ये राइट आंसर है। अगर हम यहां पर देखें तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है नेचुरल वेजिटेशन इज द ट्रू इंडेक्स ऑफ क्लाइमेट, प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है। बिल्कुल ये जो हमारा असर्सेशन है, जो कथन है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, और जो हमारा दूसरा स्टेटमेंट है, रीजन जो हमारे कारण मिलता है, उस कारण में देखें तो जल प्रेमी पौधे जो हमारे वाटर लविंग प्लांट्स हैं आर फाउंड इन मॉइस्ट क्लाइमेट। सिंपल सी बात है, जहां पर वाटर वेपर्स होंगे, जहां पर पानी ज्यादा होगा वहां पर हमारे ये वाटर लविंग प्लांट्स पाए जाएंगे, तो रीजन भी सही है।
और जो असर्सेशन है वो रीजन ए, जो रीजन है उसके करेक्ट एक्सप्लेन करता है। तो हमारा इसका ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बोथ एंड ए बी आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ डज नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी हेल्प इन प्रोटेक्टिंग द इंडियन एग्रीकल्चर। ठीक है, इसमें पहला देखते हैं, एनबीए चेक्स द बायोपायरेसी एंड प्रोटेक्ट्स द इंडिजिनियस ट्रेडिशनल जेनेटिक रिसोर्सेज। ये अगर हम यहां पर देखें तो ये जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, जैव चोरी की जांच को करता है तथा स्वदेशी और पारंपरिक आनुवंशिक संसाधनों की सुरक्षा करता है। ये जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी एनबीए डायरेक्टली मॉनिटर्स एंड सुपरवाइज द साइंटिफिक रिसर्च ऑन जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स। तो अगर यहाँ पर राष्ट्रीय जैव विविधता जो है फसल पौधों के आनुवंशिक संशोधन और वैज्ञानिक अनुसंधान की प्रत्यक्ष निगरानी और पर्यवेक्षण करता है। तो अनुसंधान की प्रत्यक्ष निगरानी, ये जो है प्रत्यक्ष निगरानी पर नहीं है, डायरेक्टली मॉनिटर उसे नहीं करता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये तो गलत है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, एप्लीकेशन फॉर इंटेलेक्चुअल property rights IPR related to genetic biological resources cannot be made without the approval of NBA। बिल्कुल यहाँ पर जो अप्रूवल लगता है वो NBA का लगता है। तो ये जो थर्ड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। आनुवांशिक जैविक संसाधनों से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकारों के लिए NBA की स्वीकृति के बिना आवेदन नहीं किया जा सकता। बिल्कुल उसके बिना, उसकी स्वीकृति जरूरी है, उसका अप्रूवल जरूरी है। तो फर्स्ट और जो थर्ड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है तो इसका आंसर हो जाएगा 1 and 3। तो 1 and 3 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज। ठीक है, पहला इसमें दिया हुआ है बांदीपुर, फिर दूसरा दिया हुआ भितरकर्णिका, फिर मानस दिया हुआ और चौथा सुंदरबन। ठीक है, पश्चिम बंगाल की, वेस्ट बंगाल की बात हो रही है, आसाम की बात हो रही है। ठीक है, बांदीपुर कर्नाटक वगैरह की बात हो रही है। विच ऑफ द अबव आर डिक्लेयर्ड टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो टाइगर रिजर्व इसमें से कौन कौन सा डिक्लेयर है, तो हम ये जानते हैं कि जो हमारा बांदीपुर है वो टाइगर रिजर्व है। इसके अलावा हमारा मानस भी टाइगर रिजर्व है, सुंदरबन भी टाइगर रिजर्व है, भितरकर्णिका भी टाइगर रिजर्व नहीं है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो 1, 3 और 4 हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी थ्रेट्स टू द बायोडाइवर्सिटी ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया। इसमें से निम्नलिखित में से कौन किसी भौगोलिक क्षेत्र की जैव विविधता के लिए खतरा हो सकता है। तो देखते हैं कौन कौन खतरे हो सकते हैं। पहला इसमें दिया हुआ है हमारा ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग बिल्कुल अफेक्ट करता है। सेकंड दिया हुआ फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट, आवास का विखंडन। हमने इसके बारे में पहले भी बात की थी, पहले भी क्वेश्चन आ चुका है इस प्रकार से। फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट, आवास का विखंडन, बिल्कुल। थर्ड, इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीसीज, जो विदेशी प्रजातियों जब उनका आक्रमण होता है तो जो वहां पर स्पीसीज पाई जाती है वो नष्ट हो जाती है। ठीक है, तो बिल्कुल ये भी थर्ड भी इनके जो 3 ऑप्शन है वो सही है। चौथा है प्रमोशन ऑफ वेजिटेरिज्म, शाकाहार को बढ़ावा देना। ठीक है, तो शाकाहार को बढ़ावा देने से इस प्रकार से बायोडाइवर्सिटी में कोई खतरा नहीं होता है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएंगे वो 1, 2 and 3। ठीक है, तो करेक्ट कोड पूछा है तो हम देखते हैं ऑप्शन सी 1, 2 and 3 only is the right option। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट दिया हुआ है बायोडाइवर्सिटी इज नॉर्मली ग्रेटर इन द लोअर लैटिट्यूड्स एज कंपेयर टू द हायर लैटिट्यूड्स। इसका सीधा मतलब उच्च अंशांशों की तुलना में निम्न अंशांशों में जैव विविधता सामान्य रूप से अधिक होती है। सिंपल सी बात है, हम ये देखा है जब हम पहले भी बात कर रहे थे। अगर हम क्या, जो हमारा अर्थ है, अर्थ में अगर हम क्या करें, ठीक है, जो सेंटर वाले पार्ट हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में रहते हैं तो वहां पर बायोडाइवर्सिटी ज्यादा मिलेगी, जबकि हम पोलर रीजन में जाएंगे तो वहां पर बायोडाइवर्सिटी कम हो जाती है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। अलोंग द माउंटेन ग्रेडियंट्स बायोडाइवर्सिटी इज नॉर्मली ग्रेटर इन दी लोअर लैटिट्यूड्स एज कंपेयर टू दी हायर एल्टीट्यूड्स। जो पर्वतीय ढालों के साथ अगर हम देखें तो उच्च ऊंचाई की तुलना में निम्न ऊंचाई में जैव विविधता सामान्य रूप से अधिक होती है। सिंपल सी बात है, पहाड़ों में भी अगर आप देखोगे तो जो पहाड़ों के निचले वाले पार्ट है उसमें आपको क्या मिलेगी, ज्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलती है। तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट है। तो 1 and 2 बोथ 1 and 2 इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, The red data books published by the International Union for Conservation of Nature IUCN के द्वारा ये किया जाता है। एंड नेचुरल रिसोर्सेज कंटेन्स लिस्ट ऑफ, तो इसमें किस किस की लिस्ट होती है। ठीक है, तो पहला इसमें जो स्टेटमेंट दिया है, एंडेमिक प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज प्रेजेंट इन दी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, जैव विविधता हॉटस्पॉट में मौजूद स्थानिक पौधे और पशु प्रजातियां, तो हर एक की लिस्ट इसमें नहीं होती है। तो जो हमारा फर्स्ट जो है वो तो गलत हो जाएगा। सेकंड दिया हुआ है थ्रेटेंड प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज, हमने देखा क्रिटिकली एंडेंजर्ड, थ्रेटेंड, नियर थ्रेटेंड और एक्सटिंक्ट हो गए हैं, ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं। तो जो हमारा सेकंड है ये जो लिस्ट में है इसमें तो इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट
थर्ड, प्रोटेक्टेड साइट फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज इन वेरियस कंट्रीज। ठीक है, तो प्रोटेक्टेड साइट्स में अलग अलग क्या हो सकते हैं, प्लांट्स स्पीसीज हो सकते हैं। नॉर्मली जो है वो थ्रेटेंड प्लांट और एनिमल स्पीसीज की ही बात की जाती है, तो नॉर्मली इसका जो आंसर होगा सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट ही सही है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ओनली 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बायोडाइवर्सिटी फॉर्म्स द बेसिस फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस इन द फॉलोइंग वेज। किन किन बेसिस पर हम क्या देखते हैं, जो बायोडाइवर्सिटी जो जैव विविधता है वो किन तरीकों में मानव अस्तित्व का आधार बनती है। ठीक है, तो इसमें आधार बनती है अगर जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है जहां पर ऑर्गेनिज्म भी पाए जाएंगे वो सॉइल फॉर्मेशन करेंगे, तो सॉइल फॉर्मेशन अगर करेंगे तो ये बिल्कुल यहां पर हम देखते हैं ये आधार बनेगा। दूसरा, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, बिल्कुल प्लांट्स बहुत ज्यादा होंगे, वो अलग अलग तरीके से सॉइल इरोजन को रोकेंगे, सॉइल इरोजन को कम करेंगे, मृदा अपरदन को रोकथाम करेंगे। बिल्कुल, रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट, हम जानते हैं बहुत सारे हमारे जो अपशिष्ट हैं, वेस्ट मटेरियल है वो निकलते हैं, उससे ऑर्गेनिज्म खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं, अपघटित करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, तो रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट इज द राइट आंसर। पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप्स, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, हमारे बटरफ्लाइज हैं जो क्या करते हैं, पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, तो जिससे क्रॉप्स और ज्यादा मैक्सिमाइज होती हैं, तो बिल्कुल चारों इसके सही आंसर है। करेक्ट आंसर पूछ रहा है, तो अगर आप देखें तो 1, 2, 3 एंड 4 ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Which of the following regions of India have been designated एज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट? हमने 4 हॉटस्पॉट की बात की थी जो इंडिया में आपको दिखाई देते हैं, इस रीजन में दिखाई देते हैं। उसमें हमने बात की थी हिमालय, उसमें भी हिमालयाज में अगर बात करें तो हमने ईस्टर्न हिमालय की बात की थी। ठीक है, ईस्टर्न हिमालय की बात की थी, तो जिसमें ऑप्शंस देखते हैं, पहला ऑप्शन है ईस्टर्न हिमालय, इट इज राइट आंसर। ईस्टर्न घाट पहले भी हमारे पास आ चुका है ऑप्शन, तो ईस्टर्न घाट नहीं होता है बिल्कुल। थर्ड इसका है वेस्टर्न घाट, बिल्कुल वेस्टर्न घाट होता है। और फोर्थ वेस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न हिमालय इस पे इंक्लूड नहीं होता है, तो हमारे इसमें जो ऑप्शन है वो 1 और 3। उसके अलावा हमने जब बात की थी, बाकी 2 को कमेंट करके आप बताइए कि जो हमारे 4 हॉट स्पॉट्स हैं उसमें से हमने यहाँ पर हम 2 देख रहे हैं, ईस्टर्न हिमालय और वेस्टर्न घाट, तो बाकी और जो 2 हैं वो कौन से हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 1 और 3 ऑप्शन बी ओनली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कीस्टोन स्पीसीज। कीस्टोन स्पीसीज ऐसी स्पीसीज है जो नॉर्मली इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इकोसिस्टम में, उसको बनाए रखने में। ठीक, ये बहुत ज्यादा कम भी हो सकते हैं लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं पर्टिकुलरली इकोलॉजिकल कम्युनिटी में। ठीक है, तो अब स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, कीस्टोन स्पीसीज आर द स्मॉल साइज प्लांट्स एंड ऑर्गेनिज्म which have large effect on the environment। लार्ज इफेक्ट तो बिल्कुल होता है, लेकिन यहां पर जो एक बात दी हुई है स्मॉल साइज प्लांट एंड ऑर्गेनिज्म, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो हमारा टाइगर है वो भी क्या हो सकता है, कीस्टोन स्पीसीज में आ सकता है। ठीक है, तो जो कि स्मॉल साइज नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो पहला स्टेटमेंट है वो हमारा हो जाता है गलत। ठीक, सेकेंड, कीस्टोन स्पीसीज प्ले क्रिटिकल रोल इन मेंटेनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोलॉजिकल कम्युनिटी। बिल्कुल, ये जो है वो क्रिटिकल रोल निभाता है, मेंटेन करता है इकोलॉजिकल कम्युनिटी को। कीस्टोन प्रजातियां पारिस्थितिकी समुदाय की संरचना को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड देखते हैं, कीस्टोन स्पीसीज डू नॉट जनरली अफेक्ट अदर ऑर्गेनिज्म। ये जो है अफेक्ट नहीं करती, ये तो अफेक्ट करती है, बिल्कुल अफेक्ट करती है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। पूछा गया है हमसे क्या, Which of the following are the incorrect। यहां पर हमें फिर से ध्यान देना है कि इनकरेक्ट पूछा गया, तो इनकरेक्ट हमने देखा कौन कौन से हैं। ठीक है, हमारे फर्स्ट और थर्ड, तो जो इसका आंसर हो जाएगा इनकरेक्ट में वो ऑप्शन सी 1 और 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहां पर कथन और कारण दिया हुआ है। ठीक है, असर्सेशन और रीजन दिया हुआ। पहला जो असर्सेशन है, मैनी मैंग्रोव प्लांट्स पोसेस हाई लेवल्स ऑफ ऑर्गेनिक्स सॉल्यूट्स। यहां पर हम देखें तो यहां पर ये बोल रहा है कि जो हमारे कई मैंग्रोव पौधे वो कार्बनिक विलय का उच्च स्तर होता है। बिल्कुल, ये जो कथन है वो बिल्कुल सही है। दिस इज एन एडाप्टेशन टू सर्वाइव एंड ग्रो इन साल्टी वाटर्स। क्योंकि जो हमारे मैंग्रोव है वो जो हमारे मैंग्रोव प्लांट्स होते हैं, जैसे हम वेस्ट बंगाल जो हमारे तटीय क्षेत्र है वहां पर हम उन्हें देखते हैं, तो बिल्कुल ये किसके लिए होते हैं, एडाप्टेशन करने के लिए, अनुकूलित होने के लिए होते हैं। कहां पर, खारे पानी में। तो ये जो कारण है, जो कथन है और कारण है, दोनों ही सही है और बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेन करता है इसे। ठीक है, तो जो इसका ऑप्शन हो जाएगा वो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट वंस। ठीक है, स्टेटमेंट देखते हैं क्या क्या है। पहला दिया हुआ है, द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN की बात कर रहा है, इज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट ग्लोबल एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। हमने पहले ही क्वेश्चन में बात की थी कि ये जो है ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट ग्लोबल एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये जो स्टेटमेंट हो वो हो जाता है बिल्कुल सही।
ठीक है। सेकंड देखते हैं, आयुसीन वाज फाउंडेड इन 1948, हमने देखा था अक्टूबर 1948 में आया था, बिल्कुल ये सही है। नेक्स्ट इसके आगे, इट्स ग्रीन डाटा बुक डज कंजर्वेशन प्लानिंग मॉनिटरिंग टू प्रोटेक्ट एंडेंजर्ड स्पीसीज। यहां पर ग्रीन डाटा बुक लिखा हुआ है, हमने देखा था कौन सी डाटा बुक बनाता है, रेड डाटा बुक बनाता है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला स्टेटमेंट सही है, सेकंड गलत है। ऑन 30th January 2014 IUCN announced that it is celebrating 50 years of the IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज। बिल्कुल, जो हमारी रेड लिस्ट बनना चालू हुई थी वो 1964 से बनना चालू हुई थी। आयुसीएन जो आया था 1948 में, जो लेकिन जो हम रेड डाटा बुक लिस्ट देखते हैं वो 1964 से, तो 1964 से अगर हम देखें तो 50 साल कंप्लीट होते हैं 2014 में। तो ऐसे में ये जो थर्ड ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा सही। तो फर्स्ट और जो थर्ड ऑप्शन है वो सही है। हमसे पूछा है करेक्ट वंस बताने हैं, तो फर्स्ट और थर्ड, ऑप्शन बी 1 and 3 ओनली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, ओके, द पैसिफिक सैल्मन फिश यूजेस द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड टू फाइंड देयर वे। प्रशांत सैल्मन मछली अपना रास्ता खोजने के लिए पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करती है। बिल्कुल ये सही है, बिल्कुल सही आंसर है, इसका सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, मछली क्वीन मदर ऑफ टाइगर डायनेस्टी वाज फाउंड इन द रणथंभौर नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। बिल्कुल ये भी जो है ये भी सही ऑप्शन है, सही स्टेटमेंट है। तो इसमें पूछा गया है करेक्ट कौन कौन से होंगे, तो ऑप्शन सी बोथ 1 and 2 इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर रेड लिस्ट version 2013 of the birds indicate 15 species of birds from the India is critically endangered. The reason for the decline in the number of these birds are, जो इनके जो डिक्लाइन हुआ था, जो कमी आई थी, इनकी संख्या में गिरावट हुई थी, उसमें हम जो कारण है वो क्या देखते हैं, तो पहला देखते हैं लॉस, मॉडिफिकेशन, फ्रेगमेंटेशन एंड डिग्रेडेशन ऑफ हैबिटेट, आवास की हानि, परिवर्तन, विखंडन और गिरावट। बिल्कुल ये जो है एक नया बड़ा कारण था। उसके बाद हम देखते हैं पर्यावरण प्रदूषण, बहुत ज्यादा तेजी से प्रदूषण बढ़ा और उसके कारण, तो ये भी सही का आंसर है। पोचिंग, अवैध शिकार, हम देखते हैं यहाँ पर हमारे देश में बहुत ज्यादा क्या होता है, कई बार शिकार होता है, तो ये भी जो थर्ड स्टेटमेंट है वो सही होगा। उपयोग में परिवर्तन, मुख्य रूप से बड़े क्षेत्रों का गहन फसल खेती में रूपांतरण। ठीक है, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे, फॉरेस्ट एरिया था, जो कि किस में चेंज हो गया, फसल खेती में चेंज हो गया रूपांतरण। तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी सही है। तो इसके जो हो जाएंगे वो चारों ही स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है, जो इंक्लूड होते हैं, जो रीजन है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव, उपरोक्त सभी सही कथन सही है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, अपन नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या कहता है, द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ऑन 30th January 2021 completed its 57 years of the IUCN Red List of Threatened Species in guiding conservation action and policy decision। ठीक है, बिल्कुल 57 साल कंप्लीट हो जाते हैं, 50 साल 2014 में और 7 साल हमारे 57 साल जो हो जाते हैं 2021 में कंप्लीट होते हैं, 57 वर्ष। ठीक है, 30 जनवरी 2021 को। अब उसमें उन्होंने बोला है कि आयुसीएन जैव विविधता संरक्षण और उन चीजों के लिए नीति परिवर्तन के लिए कार्यवाही को सूचित करने और उत्प्रेरित करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में कार्य करता है। बिल्कुल जैव विविधता संरक्षण के लिए कार्य करता है, उन सभी चीजों के लिए नीति बनाता है, नीति में परिवर्तन करता है, जो क्या करेगा, इसके लिए कार्य करेंगे, उन जीवों के लिए कार्य करेंगे, प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए भी इनका महत्वपूर्ण योगदान है। तो बिल्कुल ये जो स्टेटमेंट है वो सही हो जाता है। एक्ट्स एज अ पावरफुल टूल टू इन्फॉर्म एंड कैटलाइज एक्शन फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड पॉलिसी चेंजेस for things that are critically to protect the natural resources that are needed to be us to survive। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। provides the information on population size as well as trends depending upon the range and habitat needs ऑफ स्पीसीज। बिल्कुल पॉपुलेशन साइज बताता है, हमने देखा इसी के बेसिस में तो वो लिस्ट बनाता है, जहां पर उसे क्या एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट में उसे रखता है। तो ये भी जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जिसके दोनों स्टेटमेंट है वो सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर कन्वर्जन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज आर। जो स्टेप्स लिए जाते हैं उस पर अगर हम देखें तो पहला दिया हुआ है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एनेक्टेड द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ इंक्लूडिंग बर्ड्स। बिल्कुल जो गवर्नमेंट ने एक्शन लिए थे उसमें हमारा जो WPA एक्ट है, WPA एक्ट 1972 वो बिल्कुल इनेक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट, wetland rules 2010 have been framed for protection of wetland in the state which are habitats of birds। तो ये भी काम चल रहा है हमारे कन्वर्जन के लिए, इस पे स्टेप लिए जा रहे हैं। ठीक है, सरकार द्वारा कदम उठाया गया है।
नेक्स्ट अपन देखते हैं क्या, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो हैज बीन एस्टेब्लिश्ड फॉर द कंट्रोल ऑफ इलीगल ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ इंक्लूडिंग एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ बर्ड्स एंड देयर पार्ट्स एंड प्रोडक्ट्स। बिल्कुल ये भी सही है, ये भी कदम उठाया गया है। ठीक है, जो हमारी पक्षियों की लुप्तप्राय प्रजातियां उनके अंगों एवं उत्पादों के सहित वन्य जीवों के अवैध व्यापार पर नियंत्रण के लिए वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो की स्थापना की गई है। बिल्कुल ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ही सही है। चौथा ऑप्शन देखते हैं, चौथा क्या दिया हुआ है, द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर नेशनल प्लान फॉर conservation of aquatic ecosystem also provide assistance to the states for management of wetlands including रामसर sites। तो रामसर को लेकर भी कंट्री में काम चल रहा है, तो ये चौथा स्टेटमेंट है वो भी हमारा सही हो जाता है। रामसर स्थलों के लिए क्या करता है, जो राष्ट्रीय योजना बनाई गई है जो वेटलैंड्स के भी प्रबंधन पर ध्यान देती है। तो ये चारों ही सही है। हमसे पूछा क्या गया है, जो हमारे आंसर पूछा गया है, करेक्ट आंसर उसमें क्या होंगे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। उपरोक्त सभी जो हमारे स्टेटमेंट है वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, the 3 species of vulture that are critically endangered that have declined by more than 97% since 1990s are। तो कुछ वल्चर्स की जो हमारे गिद्ध की प्रजातियां हैं उसमें से कौन सी संकटग्रस्त हो गई है जो 1990 के दशक से 97% से अधिक घट गई हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन देखते हैं। पहला है मिस्र का गिद्ध इजिप्टियन वल्चर, सेकंड ओरिएंटल व्हाइट बैक्ड जिप्स बेंगलिसिस, थर्ड लॉन्ग बिल्ड और फोर्थ हो गया हमारा स्लेंडर बिल्ड वल्चर। तो जो पतली चोंच वाले गिद्ध हैं, लंबी चोंच वाले गिद्ध हैं। उसके बाद बात करें ओरिएंटल व्हाइट बैक्ड है। ये तीनों ही जो है वो क्या हो गए हैं, हमारे संकटग्रस्त प्रजाति में गंभीर रूप से संकटग्रस्त है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 2, 3 एंड 4 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द न्यू स्पीसीज ऑफ फ्रेश वाटर कैटफिश डिस्कवर्ड इन इडुक्की एंड पंथान। ठीक है, यहां पर देखते हैं कैटफिश की नई प्रजातियों में से अगर किसकी बात कर रहे हैं, इडुक्की की बात कर रहे हैं, कोझिकोड की बात कर रहे हैं, पतंजलि डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ केरला की बात कर रहे हैं। तो केरला में अगर हम बात करें तो यहां पर दिया हुआ है हमारा होराब्रग्स मेलानोसोमा, फिर नेक्स्ट दिया हुआ है मिस्टस हेउकी, थर्ड दिया हुआ मिस्टस इंडिकस और फोर्थ दिया हुआ मिस्टस मियामी। तो हमारा जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है ये जो है ये तीनों जो है वो नई प्रजातियों के रूप में दिखते हैं। ठीक है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, Which of the following has been cited as the cause for the deaths of penguin chicks from the world's largest colony of, हमारी हो गई मैंगलेनिक पेंगुइन की बात यहां पर चल रही है। मैंगलेनिक पेंगुइन जो हम पाए जाते हैं उसका सबसे जो मेन कारण है, जो रीजन है वो है क्लाइमेट चेंज की यहां पर बात आती है। ओशियन करंट्स की वजह से नहीं है, ना लैक ऑफ फूड की वजह से है। ये जो आता है वो हमारा क्लाइमेट चेंज की वजह से, जलवायु परिवर्तन की वजह से। जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लाइमेट चेंज। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डंग बीटल्स लिव इन रीजन्स वेयर कैटल ग्रेज क्विकली, बोरिंग एंड रिसाइकलिंग कैटल ड्रॉपिंग्स। Because of the dung beetle activities, breeding habitats for disease carrying flies are reduced and the plants upon which cattle feed are nourished। गोबर भृंग उन क्षेत्रों में रहते हैं जहां मवेशी चरते हैं और मवेशियों के मल को जल्दी से दफनाते हैं और उसका पुनर्चक्रण करते हैं। गोबर भृंगों की गतिविधियों के कारण रोग फैलाने वाले मक्खियों के जो प्रजनन आवास है वो कम हो जाते हैं। सीधा सीधा कंपटीशन चल रहा है, एक स्पीसीज के आने की वजह से दूसरे को क्या हो गया, दिक्कत हो गई। और जिन पौधों से मवेशी चारा खाते हैं उनका पोषण नहीं हो पाता है। गोबर भृंगों और रोग फैलाने वाले मक्खियों के बीच संबंध एक प्रकार का होता है। तो कैसी रिलेशनशिप होती है, तो हमने बात की कंपटीशन, यहां पर हम देखते हैं तो ये जो होता है वो इंटर स्पेसिफिक है, इंट्रा स्पेसिफिक नहीं होगा, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन है, अंतर विशिष्ट प्रतिस्पर्धा है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है, flea beetles alone are unlikely to eliminate all of the leafy spurs in a region. Instead, the number of leafy spurs plants and the number of flea beetles in a particular community may stabilize. At this point, the leafy spurs and flea beetles population, पिस्सो भृंग अकेली किसी क्षेत्र में सभी पत्तीदार स्पर्ज को खत्म करने के लिए संभावना नहीं रखते हैं। इसके बजाय किसी विशेष समुदाय में पत्तीदार स्पर्ज पौधों की संख्या और पिस्सू भृंगों की संख्या स्थिर हो सकती है। इस बिंदु पर पत्तीदार स्पर्ज और पिस्सू बीटल की आबादी क्या होती है, यहां पर चल रहा है हमारा जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस को देख रहे हैं, क्योंकि इनकी आबादी में क्या बढ़ोतरी नहीं होती है, जो बढ़ते नहीं है, स्टेबलाइज रहते हैं या फिर स्थिर हो जाते हैं। ठीक है, तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, एक्सपीरियंसिंग द एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, इन इंडिया
if a species of tortoise is declared protected under Schedule First of the Wildlife Act 1970, what does it imply? ठीक है, अगर शेड्यूल 1 में अनुसूची पहले में अगर शामिल है तो ये क्या घोषित करता है, किस चीज को दिखाता है? ठीक है, पहला दिया हुआ इट एंजॉयज द सेम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन एज द टाइगर की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर ये बोल रहा है कि जो टाइगर के जैसा ही प्रोटेक्शन मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट बी ऑप्शन देखते हैं, इट नो लॉन्गर एग्जिस्ट इन द वाइल्ड, अ फ्यू इंडिविजुअल आर अंडर कैप्टिव प्रोटेक्शन एंड नाउ इट इज इम्पॉसिबल टू प्रिवेंट इन इट्स एक्सटिंक्शन। तो जो एक्सटिंक्ट हैं, जो आयुष्यन में भी पाए जाते हैं, वो हमारे शेड्यूल 1 में दिखाई देते हैं। क्रिटिकली एंडेंजर्ड और एंडेंजर्ड स्पीसीज वो हमारे शेड्यूल 1 में भी आते हैं। तो ये जो बी है ऑप्शन वो तो सही है। इट इज एन एंडेमिक टू पर्टिकुलर रीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, बिल्कुल ये जो हमारे यह भारत के एक विशेष क्षेत्र में के लिए स्थानिक है। अगर इनकी मात्रा जो है वो कम हो जाएगी तो ये बहुत विशेष क्षेत्र में ही पाए जाएंगे। तो जो ऑप्शन सी है वो भी हमें सही लग रहा है। डी देखते हैं, बोथ बी एंड सी आर स्टेटेड ऑफ द आर द करेक्ट। बिल्कुल बी और सी जो हमारे स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। इस संदर्भ में ऊपर बताए गए बी और सी दोनों ही सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स कैन नॉट बी हंटेड बाय एनी पर्सन एक्सेप्ट अंडर। वाइल्ड लाइफ एक्ट की बात कर रहा है तो नॉर्मली हम जानते हैं, हम हमारे इसमें देख रहे हैं कौन कौन से ऐसे हैं, घड़ियाल, इंडियन वाइल्ड एस, वाइल्ड बफेलो, ये तीनों ही लगभग एंडेंजर्ड स्पीसीज है। घड़ियाल का भी संरक्षण हम कर रहे हैं, एमपी में भी ये होता है। ठीक है, चंबल घड़ियाल है, चंबल हो गया, सोन हो गया, केन हो गया, यहाँ पर घड़ियाल संरक्षण किया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें भारतीय जंगली गधा और उसके अलावा जंगली भैंस, तो बिल्कुल ये तीनों ही जो ऑप्शन है वो सही होंगे। तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, due to some reasons if there is a huge fall in the population of species of butterflies, what could be its likely consequences? अगर जो हमारी पॉपुलेशन है, आबादी है, तितलियों की प्रजाति की आबादी है, वो अगर उसमें गिरावट आती है तो इसके संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर पहला आता है, कुछ पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। बिल्कुल जो हमारी बटरफ्लाइज हैं वो क्या करती है, पॉलिनेशन में हेल्प करती है, तो ऐसे वो उसको अफेक्ट करेंगी। तो जो हमारा ऑप्शन 1 है, स्टेटमेंट 1 है, वो बिल्कुल इफेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस के रूप में आता है। नेक्स्ट, देयर कुड बी अ ड्रास्टिक इंक्रीज इन द फंगल इन्फेक्शंस ऑफ सम कल्टिवेटेड प्लांट्स। फंगल इन्फेक्शन से बटरफ्लाइज का तो कोई लेना देना ही नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो सीधा सीधा गलत हो जाता है। ठीक है, थर्ड आता है, इट कुड लीड टू अ फॉल इन द पॉपुलेशन ऑफ सम स्पीसीज ऑफ वास्प, स्पाइडर एंड बर्ड्स। बिल्कुल बटरफ्लाई जो क्या करती है उस पर इफेक्ट डालती है, पक्षियों की कुछ प्रजातियों की आबादी में गिरावट आ सकती है इसकी वजह से। तो जो हमारा थर्ड स्टेटमेंट है वो हो जाता है सही। तो इसका जो ऑप्शन है 1 एंड 3, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ठीक है, तो बिल्कुल 1 एंड 3 इज द आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए इसके साथ हमारे जो 100 क्वेश्चन है वो इकोलॉजी के खत्म होते हैं। मिलते हैं फिर से, जय हिंद।